जबरदस्त तेजी के साथ बाजार में रिकॉर्ड लेवल्स पर होता हुआ कारोबार और निफ्टी 15,300 और बैंक निफ्टी 37,000 के पार निकलता हुआ। आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन कैसा रहेगा और आज रात जब अमेरिकी बाजारों में है छुट्टी तो कल की क्या करें आप तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक दिन रहा है, एक्शन पैक शुरुआत हुई है सर हफ्ते की। लग ही नहीं रहा कि लास्ट हफ्ते इतना कंसोलिडेशन होता है जो तेजी आज बाजारों ने दिखाई है। एब्सोल्युटली। और सबसे बढ़िया बात है कि अनएक्सपेक्टेड अचानक से नहीं आई, अंदाजा था और उसी अंदाज के हिसाब से आती हुई दिखी। और बिल्कुल कि जब आप कोई मूवी बनाने लगे जो स्क्रिप्ट लिखे उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से शूट और क्लाइमैक्स तक पहुंचे तब तक वैसा का वैसा चले, एग्जैक्टली वैसा होता दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि कहीं अभी भी क्लाइमैक्स के सिग्नल नहीं आ रहे, ये बढ़िया बात है। तो सुबह जो हम बात कर रहे थे कि 13,500 माफ कीजिएगा 15,500 15,550 की तरफ निफ्टी के जाने की तैयारी है। बैंक निफ्टी के लिए लाइफ हाई के बाद 37,000 तक कोई ब्रेक है नहीं और 37,000 तक पर भी नहीं है ब्रेक। आप देखिए 37,000 के भी ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन तेजी, बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है। बिल्कुल सर, और दमदार एक्शन है बाजारों में। एक बार पहले बता दें बड़ी बातें क्या है, फिर बाजार की बात करते हैं। बिल्कुल, तो आइए पहले इस वक्त के बाजार की बड़ी बातें आप देख लीजिए। मजबूत कारोबार आज बाजार में देखने को मिल रहा है और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब बड़े रिकॉर्ड के साथ आपके लिए कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 15,326 ये अब नया लाइफ टाइम हाई है निफ्टी के लिए। 52,177 ये नया लाइफ टाइम हाई है सेंसेक्स के लिए। और बैंक निफ्टी तो 2.5% का दमदार उछाल दिखाता हुआ 37,042 का लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी लाइफ टाइम हाई पर हैं। एनबीएफसीज आज का सेक्टर सबसे ज़्यादा जबरदस्त यही परफॉर्म करता हुआ। रियल्टी इंडेक्स में भी 3% की मजबूती है। इंफ्रा, ऑटो वगैरह सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। एफएमसीजी शेयर जहां दमदार खरीदारी होती दिख रही है। इस खरीदारी के पीछे हमारे अपने आंकड़े, हमारी अपनी ताकत के साथ साथ डाउ फ्यूचर्स की दमदार 125-150 अंकों की तेजी आपके हाथ में है। इससे जोश आता हुआ दिख रहा है। 132 अंक मजबूत है। यूरोप आधा % की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और 3 बाजार आज एशिया के छुट्टी पर हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वो अफसोस कर रहे होंगे कि हम क्यों छुट्टी पर है ऐसे बढ़िया ट्रेनिंग सेशन में। तो जो काम कर रहे हैं उन्हें उसका इनाम मिल रहा है, जो छुट्टी पर है छुट्टी पर है। बिल्कुल सर। तो उनकी छुट्टी का फायदा हम उठा रहे हैं सर। पर सुबह बात तो हो रही थी सर, और आपने पहले भी कहा है कि अगर 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर नया हाई, और ऑलमोस्ट लग ही रहा है कि 37,000 तक एक रेंज खुलकर आती है। पर ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि आज ही 37,000 आ जाएगा? दीप, ईमानदारी की बात बताऊं, किया था। नहीं किया होता तो मैं आप कह भी देता हूँ नहीं किया था। लेकिन किया था। लेकिन क्या होता है कि कई बार होता है कि आप अगर आप ऐसा फील कर भी रहे तो आप कहने से कई बार बचना चाहते हैं कि आज नहीं, 1-2 दिन में। वो इसलिए कि लोग है ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर बोर्ड ना हो जाए। और उस ओवर बोर्ड होने में अगर 100-150 पॉइंट का झटका लग जाए तो फिर आपकी पोजीशन छूट जाती है। इसलिए कम है तो आप पूरा कमा सकते हैं। पोजीशन आपकी हल्की है, छोटी है तो आप पूरा कमा सकते हैं। पोजीशन बड़ी है तो आपके लिए कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे की, जब मानसी के साथ ही शो कर रहे थे, सुबह की कमेंट्री सुन लें, 8 बजे की सुन लें पूरे को, तब तो एसजीएक्स निफ्टी भी 20-30 पॉइंट ही ऊपर था। कोई ऐसा नहीं कि तब 100 पॉइंट ऊपर हो गया हो। तो हम तभी से पूरी तरह से इस बात को लेकर बुलिश और आश्वस्त थे कि हाँ, हाई तो बनना ही है आज और नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी में। तो मुझे लगता है कि बड़े ब्रेकआउट आपके लिए बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। 5 फरवरी के बाद का जो हाई हमने पार किया है 36,615 का, वो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और अब बेस आपका शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा दीप ऊपर की तरफ। इसलिए मुझे लगता है कि अब यहाँ से भी बैंक निफ्टी में और तेजी और लीडरशिप रहेगी। और आमतौर पर हम सुबह हमेशा टेक्निकल और डेटा पर फोकस करते हैं, लेकिन आज बड़े लंबे समय बाद मुझे भी याद नहीं आता कि पिछली बार कब मैंने मैक्रो डेटा डिस्कस की हो। बिल्कुल कि किस तरह से ये इन्फ्लेशन का आंकड़ा बैंक निफ्टी में जोश भरेगा। और एग्जैक्टली बढ़िया है कि जैसा स्क्रिप्ट थी वैसा ही परफॉर्मेंस आया है। तो मजेदार एक्शन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो दमदार एक्शन बना है बाजारों में और हम देख रहे हैं कि 37,000 के पार आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है सर। वैसे तो आप डेटा का विश्लेषण करेंगे और आप हमें समझाएंगे भी, पर जो ये तेजी है और 230 फैक्टर भी अब प्ले आउट होगा। यूरोप से भी आज मजबूत क्यूज आ रहे हैं, तो ये इसी तरह से मतलब डेज हाई के करीब ही क्लोजिंग देखते हैं, या फिर ये मोमेंटम थोड़ा और बढ़ेगा, या फिर आज का जो एक्शन था वो हो गया? कैसे समझे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक्शन हो गया, लेकिन एग्जैक्टली किन लेवल्स पर क्लोजिंग होने की संभावना है दीप, उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। मैं एक बार देखूंगा कि डेटा किस तरह के शेपअप होते हैं। डेटा मेरे हाथ में आ चुके हैं, बस बनाने की देर है। तब तक एक काम करते हैं, एक बिगुल क्लोजिंग शो का पहला वाला वागले साहब के लिए। बताएं सर।
आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मुझे बाय करना है टाटा केमिकल्स। 580 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, अभी 582 582.50 का भाव है, यहाँ पर बाय करें। मुझे ज्यादा नीचे लगता नहीं है, 582 के नीचे मेरे को लगता है ये जाना नहीं चाहिए। 577.50 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, एक 5 रुपए की रिस्क बनेगी। ऑन द अपसाइड मेरे को 12 से 15 रुपए के रिवॉर्ड आज ही मुझे दिख रहे हैं। 596 का मेरा टारगेट होगा। ओके, तो टाटा केमिकल्स वागले साहब को पसंद आ रही है और ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। टाटा केमिकल्स की चार्ट पर नजर रखिए, 583 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है, पर यहां से रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है स्टॉक। 596 के टारगेट्स के लिए आप करके चले खरीदारी। खबर आ रही है इरकॉन को लेकर और एक बार नजर डालिए, क्योंकि हमें इंतजार था बोनस पर और डिविडेंड पर। आज बोर्ड बैठक थी, नतीजे तो पिछले हफ्ते आ ही गए थे और अच्छे नतीजे रहे इनके, पर बोनस और डिविडेंड पर इंतजार था, पर इसके लिए बोर्ड बैठक टाल दी गई है। नई डेट अभी हमारे पास नहीं आई है, जैसे ही आएगी आपको बता देंगे। बट फिलहाल जो आज आशा थी बाजार की बोनस या डिविडेंड पर कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है, वो बैठक टल चुकी है कंपनी की तरफ से। वरुण भी हैं कुछ और डिटेल्स के साथ और खबरों वाले शेयर्स के साथ भी बताएं वरुण। डिविडेंड दिया गया है, अच्छा, डिविडेंड दिया है 30 पैसे प्रति शेयर का, तो डिविडेंड दे दिया है। और जो बोनस के ऊपर बोर्ड बैठक थी उसको डिफर कर दिया है। ओके, डिविडेंड दिया है, बोनस नहीं दिया। तो करेक्शन ये है कि बोनस के इंतजार था, वो नहीं दिया है। डिविडेंड कितना दिया वरुण? ₹1.30 प्रति शेयर का। ओके, तो 1.3 का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। करंट लेवल से देखें तो उतने की यील्ड आती है। बताएं वरुण, और क्या खबरें हैं? और खबर आज काफी कम खबर है वैसे तो। टीवीएस मोटर्स को लेकर खबर है कि पब्लिक मोटर्स नाम की एक कंपनी है यूएई में, उनके साथ इन्होंने एक करार किया है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करार किया गया है बेसिकली यूएई का। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ एक खबर, इस कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है दवा, सुनिशील नाम की दवा है जो कि इन्होंने लॉन्च की है। इसके अलावा पीएनबी में सुबह सुबह बड़े सौदे हुए हैं, 1,07,00,000 शेयर्स के काफ़ी सारे बड़े सौदे हुए हैं। 39 रुपये से 39.45 के बीच में ये सौदे हुए हैं। और सबसे आखिरी में जो आज आईपीओ खुला है न्यूरेका का, वो अभी तक करीब 3.5 गुना भर चुका है। तो ये भी एक अपडेट है, पहले ही दिन। कहाँ ज़्यादा भर रहा है, रिटेल में या इंस्टीट्यूशंस में? कुछ आइडिया है? ब्रेकअप है? ब्रेकअप नहीं है। ओके, ठीक बात है। तो शायद छोटा आईपीओ इसके लिए। हाँ, वही सोच रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है। 3.5, फिर तो आज और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है। तो आज पूरी डिटेल करके फिर कल सुबह मैं इस आईपीओ पे बात करता हूँ। कल पूरा प्राइमरी मार्केट, कल रेलटेल भी है ना। हाँ, रेलटेल की तो खैर मेरी तैयारी है, पढ़ चुका हूँ काफ़ी कुछ। खाली फील्ड की लिस्टिंग, फिनिशिंग टेस्ट देना है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। न्यूरेका देखते हैं क्या कुछ नजर आते हैं। चलिए ट्रिगर्स के बारे में जान लेते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से आज के ट्रिगर्स? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट में जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग मामले पर सुनवाई पर फोकस रहेगा। साथ ही एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज का राइट्स इशू जज क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा। एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस पर भी फोकस रखिए, डीलिस्टिंग बिड का आज आखिरी दिन है। वहीं प्रेसिडेंट डे के मौके पर अमेरिकी बाजार जो है आज बंद रहेंगे देर शाम, तो इस पर कल अमेरिकन मार्केट से क्यूज नहीं आते हुए दिखेंगे। कल के इंपॉर्टेंट नंबर्स की अगर बात करें, निफ्टी में नेस्ले के नंबर्स आते दिखेंगे, वहीं स्कैफलर इंडिया और वरुण बेवरेजेस कैश स्पेस में नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में सबसे पहले ब्रूकफील्ड इंडिया रीट की लिस्टिंग होने जा रही है। नवनीत मुनोत एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे, तो इस पर ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेजिग्नेशन चेंज है, एमडी और सीईओ के पदभार संभालेंगे नवनीत मुनोत, इस पर फोकस रहेगा। रेलटेल का आईपीओ कल खुलकर 18 फरवरी को बंद होगा। प्राइस बैंड 93 से 94 रुपए तय किए गए हैं। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के बाद आरबीआई बोर्ड को संबोधित करने जा रही है। साथ ही टाटा स्टील के पार्टली पेड अप शेयर में ट्रेड करने का आखिरी दिन होगा कल, यानी कि 16 फरवरी रिकॉर्ड डेट है, 17 फरवरी इसकी एक्स डेट होगी। बुधवार के ट्रिगर्स, एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस डीलिस्टिंग के काउंटर ऑफर की आखिरी तारीख होगी है। वहीं नीलकमल 5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। न्यूरेका का आईपीओ बंद होने जा रहा है। प्राइस बैंड 396 से 400 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं भारती एयरटेल भविष्य की योजनाओं पर एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। और अंत में एफओएमसी के मिनट्स भी बुधवार के दिन जारी होते हुए दिखेंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये सारी इवेंट्स हैं जिन पर आपको करना है फोकस। आइए अब ढेर सारे बिगुल हैं आपके लिए। मैं क्रम से बता दूं, कुणाल जी राकेश जी के लिए पहला बिगुल है, उनका तैयार कीजिए। उसके बाद आशु सर का बिगुल और उसके बाद किरण जी के लिए। तो बैक टू बैक 3 बिगुल बजा दीजिए। वाह। तो
तो आप समझ तो गए होंगे, तीनों के बिल्कुल एक साथ आए मतलब, और तीनों एक ही स्टॉक पर बुलिश है। वो जिस क्रम में मेरे पास में आए उसी क्रम में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए कुणाल जी, राकेश जी। अनिल जी, हमारा जो स्पेशल पिक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है, खुले नीले आकाश में आया था और अब वहां पे कंसोलिडेट करने के बाद एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक बड़ा रिवर्सल है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 422 425 के लेवल शॉर्ट टर्म में मुमकिन है, मिस नहीं करना चाहिए एसबीआई को। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज सवेरे आपने कहा था कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और अनिल जी आपके आदेश अनुसार बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी का सारथी अनिल जी ये स्टेट बैंक है जिसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सवेरे मैंने और राकेश जी ने आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय दी थी, उस समय भी कहा था कि स्टेट बैंक का चार्ट बहुत जबरदस्त है। अब इसमें ब्रेकआउट पूरी तरह पुष्टि हो गई है ब्रेकआउट की, तो मौजूदा स्तरों पर स्टेट बैंक पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस जो है वो 403 रुपए पर 403 पर एक स्टॉप लॉस रखना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। पहला टारगेट 420 रुपए का 419 रख लें, 420 अगर ठीक ना लगे तो 419 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 425 रुपए का 425 का, तो 425 के लक्ष्य के लिए स्टेट बैंक में खरीदारी करें। हाँ ये ठीक है सर, 420 वाला मतलब, लेकिन उसमें कम मत करो, फिर 419 मत करो, 421 करो। हाँ, और 19 और 20 में क्या फर्क होता है वो हमने देख लिया। साल 2019 कैसा था, साल 2020 कैसा था, और साल 2020 से 2021 कितना अच्छा हो सकता है, तो 20 से 21 का फर्क भी आप देंगे। इसलिए हम टारगेट बदल देंगे, 419 नहीं रखेंगे, 421 और 425। आशीष सर से भी लेते हैं एक बार पहले एसबीआई पर उनकी राय। आशीष सर, आपका तो 500 रुपए का टारगेट, और क्या कुछ बड़ा एक्शन हो रहा है? बिल्कुल अनिल जी, मैं अभी इसीलिए आपको जल्दी मैसेज करके कह रहा था आने के लिए अनिल जी, क्योंकि देखिए एक तो कॉल है कि जो बिल्कुल डिलीवरी में लेके बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठे रहिए। और एक अनिल जी अभी 401 रुपए 85 पैसे पे हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया, क्योंकि वहां से थोड़ा बढ़ गया है तो प्राइस मेंशन करना बहुत जरूरी है। 385 के स्टॉप लॉस से नया मूव आया अनिल जी एसबीआई में 420 440 और अल्टीमेटली अनिल जी 500 जाना ही है। तो मतलब बिल्कुल जो डिलीवरी वाला है वो बिल्कुल शांति से रखे, जिसको बीच में इन एंड आउट करना है उसके लिए कॉल्स देते ही रहते हैं, तो देते ही रहते हैं। और अभी जो एक नया अगेन आया एक ब्रेकआउट सा आया उसमें करना है। अनिल जी जो स्टॉक्स कुछ जो स्पेसिफिक है ना, जो आइडेंटिफाइड है कि जो बिल्कुल तेजी में रहने हैं अनिल जी, उनमें इन एंड आउट करते रहना है, लेकिन बिल्कुल बने रहना है। और सिंस हम एसबीआई की बात कर रहे हैं, इसी क्रम में जो मेरा दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाइड है वो है डीएलएफ। सो अनिल जी डीएलएफ भी 400 की तरफ अग्रसर है, उससे नीचे का मुझे कोई डीएलएफ के लिए आपके पास फिर से आता हूं। आशु सर एक मिनट, एक बार मैं एसबीआई कंप्लीट कर दूं, किरण जी का भी एसबीआई पर कॉल है, तो एक बार एसबीआई का उनका कॉल लेके वापस आपके पास आता हूं आपकी दूसरी कॉल्स के लिए। किरण जी जल्दी से एसबीआई बता दें एक बार। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग अनिल जी। एसबीआई बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। कुणाल जी, राकेश जन ने दोनों ने बोल दिया है, तो मेरा कुछ अलग नहीं है, पर मेरे टारगेट्स अलग है। उसका रीजन ये है कि 400 में लगभग 95 लाख थे, अभी 81 लाख ओआई देखने को मिल रहा है, तो उधर एक ऑप्शन बैरियर है, वो सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे में 390 में 1.1 करोड़ का सपोर्ट है, तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत नीचे जाने की संभावना नहीं है। करंट लेवल से 402 तक बाय करे, 397 398 के आसपास के स्टॉप लॉसेस लगाए, और टारगेट्स के लिए 435 का गुरुवार तक देखने को मिल जाना चाहिए। तो पोजिशनली देखना चाहिए अनिल जी। अभी इंट्राडे में बहुत स्ट्रेच हो गया है, तो मेरा मानना है कि आपको पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहिए 3 से 4 दिनों का। 435 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। 435 तक के टारगेट के लिए आप पोजिशनली एसबीआई को खरीदें, और ज्यादा लंबे टारगेट रखें तो आशु सर के टारगेट है 500 रुपए के। अगला बिल्कुल आशु सर के लिए कुछ और उनकी बेहतरीन पिक्स, और उसके बाद तैयार हैं सुमित जी भी अपने सुपरहिट शेयर के साथ। तो पहले बिल्कुल आशु सर के लिए बताएं सर। अनिल जी एक तो 2-3 चीजें डिस्कस करनी थी। एक तो अनिल जी डीएलएफ पे बिल्कुल अनिल जी छोड़ना नहीं है।
मतलब चाहे वो जो आपने पीछे बोला था स्प्रेड बनाना है, कॉल लेनी है, लेकिन कॉल इन द मनी लेके बाहर की बेचनी है। अनिल जी कोई दूर की ले लेता है तो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं कि दूर की कॉल कभी नहीं लेनी चाहिए, वो बेचने के लिए होती हैं। तो डीएलएफ लेना है और इसको अनिल जी बिल्कुल लेके बैठे रहना है। ये बीच बीच में हर 2-3 दिन में कंसोलिडेट करेगा और नया मूव दिखाएगा। और मैंने बताया कि 400 से नीचे का भाव अनिल जी कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब 375 से 400 तो वही 2-5-10 रुपए की चीज नहीं है। इसको बिल्कुल लेके रखें और बिल्कुल शांति से बैठे रहें। दूसरा अनिल जी एसबीआई में भी सेम व्यू कंटिन्यू है। तीसरा अनिल जी मैं एक भारती के बारे में हर बार बात होती है तो मैं एक ये बात करना चाहता हूं कि एक हमने एक स्प्रेड दिया था अनिल जी पिछले हफ्ते 580-620 का, जिसकी कॉस्ट थी 19-20 रुपए और बोला था कि 599-600 का भाव है, सेम कॉस्ट टू कॉस्ट है। अनिल जी उस स्प्रेड में कुछ नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है। तो मेरी राय है कि या तो निकल जाना चाहिए। अनिल जी मैं एक भारती में बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड बना रहा हूं जो आप प्लीज ध्यान से सुने। अनिल जी मुझे लगता है कि भारती में अब ना एक कंसोलिडेशन हो रही है और 600-610 के बीच में वो ऊपर जा नहीं रहा है, तो शायद एक ब्रीदर ले जो बीच में ले भी रहा है। तो अनिल जी उसको लेने का एक स्प्रेड बनाना है कि 600 की एक पुट लेनी है भारती की और 580 की 2 पुट बेचनी है भारती की। तो अनिल जी ये बियर स्प्रेड बनाना है, 600 की एक पुट लेनी है, 580 की 2 पुट बेचनी है, जिसमें अनिल जी क्रेडिट मिलेगा मुझे 1 रुपए। इस पुट स्प्रेड को बनाने में मुझे क्रेडिट मिलेगा 1 रुपए, ऊपर में कोई लॉस नहीं है और नीचे में मेरा लॉस स्टार्ट होगा अनिल जी 560 रुपए पे। 560 रुपए पे स्टॉप लॉस होने का मतलब है अनिल जी कि मैं भारती को 560 में बाय करना चाहता हूं। तो जो मुझे लगता है कि भारती एक कंफर्टेबल एक करेक्शन अगर छोटी सी आ जाए जो कि 570-80 तक अगर इसको अगर ले जाए तो बहुत अच्छा भाव होगा लेने का। तो अनिल जी उसको लेना कैसे? अगर मैं 600 पे लूंगा और 580 आ गया तो मेरे को घबराहट होगी और 1800 का लॉट है, 36,000 का लॉस नजर आएगा। तो अनिल जी ये स्प्रेड बनाना है, लेकिन ये स्प्रेड अनिल जी भारती की मंदी का नहीं है, भारती को तेजी नीचे के लेवल पे करने का स्प्रेड है। तो ये उसी तरह से ट्रीट किया जाए। ये कैविएट है कि भारती की मंदी का स्प्रेड नहीं है, भारती को नीचे में लेने का स्प्रेड है। तो 600 का एक पुट खरीदें, 580 का बेचें, 1 रुपए आपके घर आ जाएगा। अगर भारती 560 से 600 रुपए में कहीं पे भी बंद हुआ तो अनिल जी अगले 8 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमारे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अनलिमिटेड लॉस कहां होगा सर जब 2 पुट आप बेच रहे हैं? तो अगर तेजी बहुत हो गई तो अनिल जी ऊपर में तो लॉस है ही नहीं, अनलिमिटेड लॉस होगा 560 के नीचे, जिसमें मैं भारती 570-75 के आसपास वापस लेना चाहता हूं। तो मैं वो जो 25-30 रुपए नीचे लेना चाहता हूं उसके लिए स्प्रेड बना रहा हूं अनिल जी। ऊपर में कोई लॉस नहीं होगा, 1 रुपया घर पे आएगा ही आएगा। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, अगर ज्यादा गिर गया तो आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर लें, ठीक बात है, परफेक्ट है। तो ये है राय आपके लिए भारतीय एयरटेल में ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की। 600 वाला 1 पुट खरीदिए, 580 के 2 पुट बेचिए और 560 तक आप सेफ हैं। 560 के नीचे आए तो वहां पर डिलीवरी ले लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। आइए बढ़ते आगे, सुमित जी का सुपरहिट। बनाए सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो एसबीआई के बाद अब जो दूसरा स्टॉक जो मोमेंटम में आ रहा है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, 162 स्पॉट लेवल के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 से 4 दिनों के हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहा है, जिसको देखते हुए लगता है कि कैनरा बैंक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो यहां पे कैनरा बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें इमीडिएटली आज अगर 162-63 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे इसी हफ्ते में फिर 170 रुपए 172 रुपए तक का मूव कैनरा बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 156-157 लेवल्स के आसपास दिखाई दे रहा है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। 156 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 170-172 के टारगेट्स के लिए ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 165 वाला कॉल लेके काम कर सकता है यहाँ पे सीएमबी पे। ओके, तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक एक करके पीएसयू बैंकिंग नेम्स नजर में आ रहे हैं। 37,000 के पार है निफ्टी बैंक, तो ऑफ कोर्स आप पीएसयू बैंक्स पर नजर रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा एक और स्टॉक है जहां पर एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। तो कैनरा बैंक, एसबीआई में तो अच्छी मूव है ही, बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले कुछ मिनटों में एक बढ़िया ब्रेकआउट दिखा चुका है। एक राय बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। किरण जी बताएं सर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्या करना चाहेंगे? 2% ऊपर इस समय। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 8150 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि फिर इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर टारगेट्स 86-88 के देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि वो 8150 8180 निकलने की राह देख रहा हूँ। इसके ऊपर मैं वापस एक बार इस स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन मेरी आ जाएगी। ओके,
जी सर। ओके, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ। बैंक्स की बात चली तो मैं सोच रहा हूँ एक बैंक पर और राय लेने। वागले साहब, आपको देखने इसके चार्ट्स, आपका फेवरेट आरबीएल बैंक, अब मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो बैंक चले नहीं है, तो क्या आरबीएल बैंक भी तैयार हो रहा है तेजी के लिए? 2-3% करीबन मजबूत है, 249 के आसपास। बड़ा ब्रेकआउट कहाँ होगा, किस लेवल पर आप खरीदेंगे? अनिल जी, थोड़ा सा वॉल्यूम्स मुझे कम दिखाई दे रहा है आरबीएल बैंक में। आप ब्रेकआउट की बात करेंगे तो मैं कहूंगा 254 255 के पार निकलते ही इसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा, फिर सीधा 270 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। ओके, तो 270 के लेवल्स आरबीएल बैंक पर भी दिख रहे हैं। नजर रखिए, बैंकिंग स्पेस यहीं पर आपको एक्शन दिखेगा। बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर मूव आ रहा है। पर इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। यूनाइटेड ब्रूरीज, ये एक स्टॉक है जहाँ पर एक ब्रेकआउट है। बंसल जी, क्या चल रहा है? 1280 के लेवल्स पर यूनाइटेड ब्रूरीज में अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी आई है। देखिए दीपांशु, बेहतरीन एक टेक्निकल रुझान है। इनफैक्ट स्टॉक ऑलरेडी रडार पर है। इसमें अगर हम देखें तो आज के दिन इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, और डेफिनेटली जिनके पास है वो क्लियरली इसको होल्ड करें। और यहाँ पर 1253 एक अहम लेवल है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखें तो 1305 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यूनाइटेड ब्रूरीज पर भी रखनी है नजर। ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। एक एक करके काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट आ रहा है। टोरेंट फार्मा पर एक अभी मूव आती हुई दिखी है, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। गेल गैस अथॉरिटी, ये भी आपको अब थोड़ी मूव आते हुए दिखा रहा है। 135 के लेवल्स पर गेल आते हुए दिखा है। डेज हाई पर है। सुमित जी, गेल में कुछ एक्शन चल रहा है, ट्रेड बनता है आफ्टरनून शो के लिए? दीपांशु, देखिए गेल के अंदर मोमेंटम तो आ रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा मूव देखने को मिलेगा जब स्टॉक ऊपर में 137 के ऊपर सस्टेन करेगा। 137 138 का लेवल अगर ऊपर में ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर गेल के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव इस हफ्ते में फिर देखने को मिल सकता है। फिर 145 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, और 137 का लेवल ब्रेक होता है तब फिर नया बाय का पोजीशन क्रिएट करें। ओके, तो ये है आपके लिए गेल पर राय। नजर रखिए इस काउंटर पर भी ब्रेकआउट आया है। इस बीच आरबीएल बैंक में जो एक्शन हो रहा है उस पर एक राय हम आशीष सर से भी लेते हैं। आशीष सर भी इस पर अच्छा होल्ड रखता है। आशीष सर, बताएं आरबीएल बैंक के बारे में। अनिल जी, देखिए आरबीएल और इंडसइंड बैंक जो दोनों है ना, ये बैंक नहीं चले, और आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है। और अनिल जी, इंडस बैंक भी पॉजिटिव लगता है, मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था। और आरबीएल के लिए भी अनिल जी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है, वो मैं ट्रेड देता हूं कैसे बनाया। और अनिल जी, ये ट्रेड हम एक दूसरे से इंस्पायर हुए, और मैं आपको इंडिया बुल की याद दिलाना चाहता हूं कि परसों पता नहीं आपने सुबह कवर किया कि नहीं किया, कि आपने जो 1:2 स्प्रेड बनाया था अनिल जी, इंडिया बुल नीचे है और उस स्प्रेड में ₹1 का प्रॉफिट है, जो कि आपने जीरो कॉस्ट में बनवाया था। तो अनिल जी, वेलकम टू 1:2 वाला रेशियो स्प्रेड, जिसका वैल्यू आपको अब समझ आएगी कि कितनी आराम से, मतलब मैं अनिल जी हजारों लोगों को अगर देता हूं कॉल, तो इतनी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप तो लाखों को, कितने लाखों को देते हैं। तो आई थिंक ये जो स्प्रेड्स अनिल जी मतलब बहुत हेल्पफुल है। तो आरबीएल में भी अनिल जी जो प्ले करना है ना, वागले साहब ने भी बोला है कि एक पर्टिकुलर लेवल से अगर ऊपर जाएगा तो एक और अच्छा मूव आएगा। तो अनिल जी, आरबीएल की 250 की कॉल है ₹11 की, 250 की एक कॉल लेनी है और 270 की 2 कॉल बेचनी है, जिसका भाव है ₹4.75 से ₹5। तो अनिल जी, 1 से ₹1.5 की कॉस्ट में, ₹1.5 की सिर्फ कॉस्ट में 275, 270, 250, 270, 1:2 का आरबीएल का स्प्रेड भी बना लें। ये सेफ है 290 तक। अनिल जी, नीचे कोई लॉस नहीं है, जो ₹1.5 का आपका कॉस्ट है वही है, सेफ है 290 तक, अनलिमिटेड लॉस है 290 तक। मुझे ज्यादा ये 265 से ऊपर का भाव नहीं लगता। तो अनिल जी, ये बहुत अच्छा स्प्रेड है। आरबीएल में भी अगर किसी को प्ले करना है, कॉशियस प्ले करना है, ये भी देखना है कि मूव आ सकती है, और स्टॉप लॉस भी इनबिल्ट रखना है। तो अनिल जी, 250, 270, 1:2 आरबीएल स्प्रेड बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है 265 तक की मूव आ सकती है। बट मैं अनिल जी प्लेन वनीला फ्यूचर लेने के हक में नहीं हूं इसका, क्योंकि ये बीच बीच में धोखा दे देता है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही भी है, और आप सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ अच्छी चीज़ तो जहाँ से सीखने को मिले सीख लेनी चाहिए। तो स्प्रेड जो आईबुल हाउसिंग पे रिजल्ट्स के लिए आज से हमने स्प्रेड बनाया ताकि नीचे की रिस्क कवर हो जाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ एक कॉल लेकर 2 कॉल बेचने की राय थी, तो अभी भी सेफ है 225 आने के बावजूद। और जिन लोगों ने वैसे ही फ्यूचर्स खरीदे या डिलीवरी खरीदे, रखें, कोई इशू नहीं है। काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए। आई बोल रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट्स बुरे नहीं हैं। ठीक है कि रिजल्ट्स के साथ लोग फंड रेजिंग की उम्मीद लगाकर बैठे, चाहे आईबुल हो चाहे आइडिया हो, दोनों में नहीं है, तो दोनों होल्ड करना चाहिए। कुछ लोगों ने भेल भी खरीदे। हर स्टॉक हर रोज नहीं बढ़ सकता। करेक्ट।
यही एनबीएफसी और यही बैंक्स 4 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसे दिख रहे थे निफ्टी से ज़्यादा गिरने वाले होते थे, आज ज़्यादा बढ़ने वाले। तो हर एक का समय आता है, हो सकता है कल आपको कोई और सेक्टर चलता हुआ दिखे, परसों कुछ और, 2 दिन बाद फार्मा चलेंगे, 4 दिन बाद पीएसयू चलेंगे, फिर 8 दिन बाद आपके ऑटो चलेंगे, फिर आईटी चलेगा। ये तो सेक्टोरल रोटेशन चलता रहेगा। तो जिसके पास जो है आपका भरोसा बाजार पे रहना चाहिए, आपका भरोसा आपके स्टॉक पर रहना चाहिए। तो आपके पास चाहे भेल हो, आईबुल हो, आईटीसी हो, आइडिया हो, जो भी हो, सब होल्ड करके रखिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मार्केट में जब पिछले हफ्ते इतना खराब था तब नहीं डरने दिया आपको, तो अब अच्छा है तो क्यों डर रहे हैं, सीधी बात है। एक स्टॉक आपका जो रोज चल रहा है सर पर, वो इस थ्योरी को फॉलो हेमिस्फेयर, वो 5% का हो गया, इसलिए अब वो 5% का होने के बाद एक्चुअली वैसे ये मुझे बहुत पसंद नहीं कि ऐसा 5% का अभी मौका दे रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन वो सर्किट खुला रहे और ट्रेड हो, वो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय 5% का ऊपर नीचे चले। बट ठीक है, अच्छी बात है कि 200 रुपये पे भी लोग लेने को खरीदने को तैयार हैं। इसका मतलब 200 रुपये पे खरीदने वाले भी तो समझदार होंगे। लाइन लगाकर अगर कोई खरीद रहा है तो ऐसे तो नहीं कि सभी, पैसा तो लगाना ही पड़ता है, ऐसे भावनाओं से नहीं खरीदा जाता, शेयर पैसों से खरीदा जाता है। जी बिल्कुल। पर दमदार एक्शन है इन स्टॉक्स में, नजर रखिए। जैसा अनिल जी कह रहे हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव तो आपको आते ही रहेगा। पर हेमिस्फीयर की बात करिए, ऑफ कोर्स अब तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है, पर इसके अलावा जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं वहां पर बढ़िया एक्शन आ रहा है। और स्पेशली जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो तेजी है ही, गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, अभी जो आशु जी बोल रहे थे डीएलएफ पर नजर डालिए, पर बिल्डिंग मटेरियल भी एक ऐसी स्पेस है जहां पर बढ़िया मूव्स आ रही है। तो आइए जानते हैं मानसी के साथ कि क्या चल रहा है इस स्पेस में। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, बहुत सही शुरुआत की आपने। बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का रियल एस्टेट सेगमेंट में बड़ा योगदान है, सप्लाईज काफी ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल के होते हुए दिखते हैं, और इसीलिए सीधा कनेक्शन है, जब रियल एस्टेट में बेहतरी आती है तो इन्हें भी एक पॉजिटिव बूस्ट जरूर मिलता है। बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों के लिए जो बुरे दिन थे कोरोना टाइम्स में, जो काफी ज्यादा इनकी डिमांड बिल्कुल कम की तरह होती हुई, अब बिल्कुल ना के बराबर थी, वो सिचुएशन अब खत्म होती हुई दिखी है। इनफैक्ट 2012 के बाद बिल्डिंग मटेरियल के लिए सबसे अच्छा समय साबित होता हुआ दिख रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनियों के वॉल्यूम्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तीसरी तिमाही में तमाम कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में कामकाज जो कि जोरों से चलने की शुरुआत हो चुकी है, इसका सीधा फायदा बिल्डिंग मटेरियल्स को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी इलाकों तक हर इलाकों में यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स के लिए जो मांग है वो बढ़ती हुई दिख रही है। अब इनकी कीमतों के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करें, 4 कंपनियां सेरा सैनिटरी वेयर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अस्ट्राल पॉली और कजारिया सिरेमिक्स। सेरा सैनिटरी वेयर सबसे पहले तो सैनिटरी वेयर और फॉसेट्स का कारोबार में करीब 73% योगदान है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इनके सैनिटरी वेयर और फॉसेट्स के हैं। सैनिटरी वेयर की कीमतों में 5 से 7% की बढ़त रही, वही फॉसेट्स की कीमतों में 8 से 10% तक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज तीसरी तिमाही में कीमतों में, जो प्रोडक्ट्स की कीमतें उसमें 25% की बढ़त इन्होंने की है। साथ ही अस्ट्राल पॉलीमर प्राइस में बढ़त की गई है। पॉली और पीवीसी कंपनियों की कीमतों में करीब 70 to 80% का अपटेक यहां पर देखने को मिला है, और खासतौर से इनके एडेसिव कारोबार पर भी कंपनी का भरोसा जो है कायम है, आगे चलकर यहां पर भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और अंत में कजारिया सिरेमिक्स, सेल्स वॉल्यूम में 20 से 25% की बढ़त का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 150 से 200 करोड़ का केपेक्स प्लान भी कंपनी बनाकर चल रही है। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड ना के बराबर थी, और अब ये डिमांड जो है रियल एस्टेट में बेहतरी से काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी के चलते सेरा सैनिटरी वेयर, सुप्रीम इंडस्ट्री, कजारिया सिरेमिक, अस्ट्राल पॉली, इंडियन ह्यूम पाइप जैसे स्टॉक्स पर फोकस है। बिल्कुल, तो इस स्पेस पर नजर रखिए सर। काफी बड़ी स्पेस है, काफी एक्साइटिंग है। जब ऑटो एंसिलरी समझ जाते हैं, बट बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं इसमें, जो पिछले हफ्ते मेरे नॉलेज में आई जी। एक बड़ी लीडिंग टाइल्स कंपनी जो लिस्टेड है जी, मैं नाम नहीं ले रहा, लिस्टेड है, जिसके सीएमडी बड़े दुखी थे 1.5 साल पहले, माल बिकता नहीं, ये नहीं, वो नहीं। पिछले हफ्ते मेरा उनसे ऐसे ही संपर्क हुआ, ऐसे हाय हेलो बात तो हालत ये है कि बोला हमारा सारा जितना पुराना स्टॉक था वो भी सब बिक गया, कुछ भी नहीं बचा है, पूरी इन्वेंट्री गई। अच्छा, और उनको समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है, मतलब कहाँ से एकदम से डिमांड आई है। मतलब कई सारे सेक्टर, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छोटे से लेके बड़े सेक्टर, होम फर्निशिंग में पेंट्स ले लो आप, सैनिटरी वेयर ले लो, टाइल्स ले लो, सीमेंट ले लो, और वहाँ से लेके डायमंड्स तक ले लो। मतलब डायमंड्स, हाँ, डायमंड मार्केट में आप पूछिए जिनको आप पहचानते हैं, डायमंड्स नहीं है, ये हालत है। मतलब इतनी गजब की डिमांड है, और वजह सिंपल है कि कोरोना के वक्त प्रोडक्शन हो गया जीरो जी। एक तो इसलिए आज से कि लोगों को लगा कि डिमांड कब आएगी पता नहीं, क्या नहीं, इसलिए बनाया नहीं। दूसरे अपने प्रोडक्शन के वो रेस्ट्रिक्शंस भी थे।
और हुआ ये कि अचानक से डिमांड आ गई। एक तो पुरानी वो इतने से लोग गले गले तक भरे हुए थे ना, मतलब कि मुझे भी खरीदना, अब सबको लेना है, किसी को घर बनाना है, किसी को बड़ा फ्लैट लेना है, सब वो सब चल रहा है। तो वो जो डिमांड आई है जी, वो अमेजिंग। मतलब एक्चुअली बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसे हैं जो मिड कैप कंपनियों के, मैं एक और प्रमोटर की आपको बात बताता हूँ। एक प्रमोटर थे जो 1.5 साल पहले अपनी कंपनी बेचना चाहते थे, क्योंकि वो उनसे डेट सर्विस नहीं हो रहा था। ठीक है, वो बोले कि भाई कैसे करके बिक जाए, मेरी पर्सनल गारंटी है ना, इन्वोक ना हो, मेरे घर के प्रॉपर्टी पैसे ना जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो बढ़िया, मैं अपनी कंपनी बेचने को तैयार हूँ। 2 क्वार्टर से कंपनी जो परफॉर्मेंस दे रही, इस 500 करोड़ का EBITDA किया है इस कंपनी ने, और वो बोलते हैं कि अब मैं डेट फ्री करके बेचूंगा, अभी नहीं बेचूंगा। ये जो बदला है ना, ये किसी को हवा नहीं लगी, न हमें हवा लगी, न प्रमोटर्स को, मार्केट ने भापा है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो कुछ बदला है वो अचानक से ऐसा बदला है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इवन प्रमोटर्स जो रोज बिजनेस करते हैं वो भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि इतनी डिमांड एकदम इतनी तेजी से मजबूती से आएगी। तो बहुत सारी चीजें बदल रही है, जिसके शुरुआती संकेत आप इकोनॉमी में देख रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती संकेत आप कंपनियों के नतीजों में देख रहे हैं। शुरुआती, अब आपको मैं बताऊं, आपको याद है लॉकडाउन के वक्त हमने एस्कॉर्ट से बात की थी, भरत मदान साहब से, और मुझे याद है उस दिन एस्कॉर्ट्स का स्टॉक 150 रुपए बढ़ा था। एस्कॉर्ट्स का शेयर 150 रुपए एक दिन में बढ़ना मजाक नहीं। जब हमने कहा कि देखो उनको कितनी जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। थर्मेक्स वाले नए सीएमडी भंडारी साहब, आप ही वाले भंडारी साहब आए थे, भंडारी साहब स्टॉक बढ़ गया। तो मैनेजमेंट की आवाज में जो कॉन्फिडेंस है जो डिमांड को लेकर, वो कई कंपनियों में नजर आ रहा है, और वो बहुत बड़ी चीज है। और सर, आप वैसे जो आज सुबह बात कर रहे थे, यूजुअली हम लोग मैक्रोस पे इतना टच नहीं करते हैं, पर आज भी आपने यही बात हाईलाइट करी कि जो एक मैक्रो एनवायरनमेंट और फेवरेबल हो रहा है, उससे भी जहां जरूरत है वहां करना चाहिए। भाई रोज आप क्या बात करोगे इकोनॉमी की, भाई रोज तो आपको डेटा ही देखने होते हैं, लेवल्स ही देखने होते हैं, लेकिन जहां जरूरी है वहां पकड़ के बता दो जी। आज सुबह इसलिए हमने शुरुआत यहीं से की कि आईआईपी देखो, आईआईपी छोड़ दो, इन्फ्लेशन देखो, बिल्कुल ये सबसे बड़ा ट्रिगर है। आज देख लो बैंक निफ्टी आपके सामने 37,000 है ना। इसलिए अंदाजा लगाना आसान होता है कि हाँ यहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपके पास एक तरफ डेटा है, दूसरी तरफ फंडामेंटल है, दोनों। आइए सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, उनसे लेंगे कुछ बेहतरीन फिक्स। उसके पहले आशु सर के लिए एक बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी देखिए, मार्केट ऊपर के लेवल पे है तो काफी टाइम के बाद एक सेल कॉल है। और अनिल जी सेल कॉल मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हम डीएलएफ लॉन्ग है, एसबीआई लॉन्ग है, आरबीएल बुल स्प्रेड है, इंडस में बुल स्प्रेड है जिन क्लाइंट्स के लिए, तो एक हेज सेल है अनिल जी। प्लेन वनीला मैं कैविएट दूंगा कि मैं उसके लिए मैं किसी का मतलब आइडली, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट उस सेंस में जैसे बोला था, तो अनिल जी शॉर्ट करना है टाटा स्टील। टाटा स्टील अनिल जी मुझे लगता है कि ऊपर का, मैं अगर आपको पिछले हफ्ते भी ध्यान हो तो अनिल जी मैं आपको बोला कि जो ग्राउंड पे मैंने जो जिसको चैनल चेक कहते हैं कुछ भी, कि स्टील प्राइसेस पहले थमे, उसके बाद थोड़े थोड़े से सबड्यूड हो रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये मेटल्स हैं इनमें अनिल जी एक ब्रीदर आएगा या थोड़ा सा डाउन टर्न आएगा, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा। तो उसके लिए अनिल जी एक हेड सेल है टाटा स्टील 680 के अराउंड, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, और 660 से 650 का टारगेट अनिल जी धीरे धीरे करके टाटा स्टील आ सकता है। और कुछ नहीं तो अनिल जी अगर कोई बहुत लोग लॉन्ग हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा कि टाटा स्टील से निकल जाए, किसी और में रहें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि मेटल में मुझे लगता है कि एक बार जो अपमूव है वो कहीं ना कहीं अनिल जी वो टेपर आउट हो रहा है। तो टाटा स्टील अनिल जी एक हेड सेल है। थोड़ी रुकावट, थोड़ी थकावट के संकेत हैं आपके लिए टाटा स्टील में। ऐसे में मुनाफा वसूली करें, शॉर्ट कर पाए तो अच्छी बात है, ना करना चाहे ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लॉन्ग पोजीशन से हल्के हो जाए, ये राय है। थोड़ा नीचे आ सकता है, 650 660 के आसपास के लेवल तक आ सकते हैं नीचे टाटा स्टील में, ये राय है। और 700 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा कर रखें। वक्त है 2:30 बजे सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब नमस्कार, बताएं, स्वागत है सर आपका। बताइए सर, आज कितनी, 2 तो होंगी? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक है रोज की तरह, एक कैश मार्केट का और एक एफ&ओ का स्टॉक। अच्छा, कभी आपको ऐसा आपके अंदर ऐसी भावना ही नहीं है कि आज मार्केट इतना मजबूत है, लाइफ टाइम है, तो 2 की बजाय 3 या 4 दे दूं, आज कभी खराब है तो ना दूं या कम दूं, ऐसा नहीं होता सेठी साहब आपके साथ? नहीं अनिल जी, होता है, बट आज तो अब जो बाजार जिस लेवल पे है वहाँ पे
बहुत ज्यादा ब्लाइंडली भी खरीदना नहीं है अनिल जी। Okay. तो उस हिसाब से 2 स्टॉक है, बट दोनों स्टॉक मुझे लगता है अच्छा करने चाहिए, उन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। जो अपने इंद्रियों पर को वश में कर ले, भावनाओं काबू में कर ले, वही महान है। तो हमारे सेठी साहब बताइए सर। तो सेठी साहब बताइए पहली पिक आज की। अनिल जी, पहला स्टॉक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक जबरदस्त कंपनी का नाम है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। ये एक एग्री फोकस्ड स्टॉक है जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर में काम करती है, मतलब इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के एक तो जापान की कंपनी निसान केमिकल्स के साथ भी जुड़ी है, फिर एक यूएस की कंपनी है एमवेक्स, उसके साथ भी टाई अप है। और लास्ट वीक ही इन्होंने एक जापान की दूसरी कंपनी के साथ एक नए तरह का इंसेक्टिसाइड भारत में लॉन्च करा है। दमदार फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो सस्ता है स्टॉक, करीबन 15 के मल्टीपल पे ही ट्रेड करता है। रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। फिर डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.25 का, प्रोमोटर की अच्छी खासी 68% की हिस्सेदारी, कोई भी प्लेज नहीं है। ये स्टॉक जो कि अभी 480 के आसपास ट्रेड करता है, मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 510 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 470 का अनिल जी। ओके, 470 के स्टॉप लॉस के साथ इंसेक्टिसाइड्स में करनी है खरीदारी। ये है राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 5% की अच्छी खासी तेजी, 510 का रखिए टारगेट। वाह, कमाल करता हुआ। सेठी साहब दूसरा कमाल बताइए। दूसरा अनिल जी, आज जो सेक्टर फोकस में है, अभी सबने चर्चा करी, स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। अनिल जी, आज सुबह से हम देख रहे हैं, जब से इन्फ्लेशन के आंकड़े आए उसके बाद से जितने रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, बैंक है, एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, रियल एस्टेट है, सब में एक अच्छी तेजी बनी है। और सुबह से जो फर्स्ट हाफ में हमने देखा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दमदार तेजी बनी हुई थी और पब्लिक सेक्टर बैंक लगाड़ थे और पिछले 2-3 दिनों से चले नहीं है। मुझे लगता है कैनरा बैंक जो कि अभी शुरू हुआ है, रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत अच्छे रिजल्ट थे, बट रिजल्ट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, स्टॉक थोड़ा नीचे है। अभी ये 162-63 के लेवल पे ट्रेड करता है। यहाँ पे फरवरी फ्यूचर्स को खरीदारी करने की सलाह है और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 170 के लेवल्स का फर्स्ट टारगेट और सेकंड 175 और स्टॉप लॉस रखना है 158 का, खरीदारी करने की सलाह है कैनरा बैंक। ओके, 158 के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक खरीदने की राय है। और आप सुमित जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें, क्योंकि सुमित जी ने अभी अभी कैनरा बैंक खरीदने की राय दी थी आपसे थोड़ी देर पहले 162 रुपये के आसपास और 170-175 के टारगेट सेठी साहब के आते हुए। तो ये है आपके लिए खरीदारी बैंक्स में कैनरा बैंक जनवरी सीरीज ढीली रही थी, लेकिन उसके बाद फरवरी सीरीज में बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है सर। बैन में था सर, बैन में, इस बार बैन में भी नहीं, इस बार बैन में नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक, जहां पर आपको नजर रखनी है। मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। ओके, अनिल जी स्ट्रैटेजी भी ले लें सर? यस यस, बिल्कुल तैयार। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। वैसे तो आज शाम को यूएस के बाजार बंद हैं सर, पर डाउ फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहे हैं मजबूती दिखा रहे हैं, 150 पॉइंट्स ऊपर हैं, डेज हाई के करीबी एक्शन है। नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर भी ठीक ठाक एक्शन बन रहा है, 0.2-0.3% की तेजी। यूरोप में काफी मजबूती आ रही है सर, अगर आप नजर डालें, यूके 1% ऊपर है, फ्रांस में 1% की तेजी है, जर्मनी भी आधा % ऊपर दिख रहा है। और वैसे तो चीन और हांगकांग बंद है, पर जापान का बाजार 31 साल की ऊंचाई पर है, 30,000 के पहले के ऊपर गया है 1990 के बाद और 30,000 के ऊपर बंद हुआ है 2% की तेजी के साथ। सो जबरदस्त एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है सर, और कच्चे तेल की जो तेजी है वो भी बरकरार है, 63 के ऊपर आपको ट्रेंड दिखेगा। तो दीप, पहली चीज तो ये कि निफ्टी का बेस अब और ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अब आपके लिए बेस हो गया 15,100, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे है। अब 15,100 के नीचे बंद होगा तो ही आपको तनाव लेना है, और उसके होने की संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आप 15,100 के ऊपर बंद। तो आपको जो कमजोरी गिननी है 200 पॉइंट छोड़ दीजिए, कमजोरी गिननी 15,100 के नीचे से, ठीक है। तो उसमें भी 15,065 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये दिन के लिए हुआ, लेकिन अगर आप ये पोजिशनल हुआ, माफ़ कीजिएगा, अगर आप दिन के लिए लेवल्स देख रहे हैं तो आज का लो 15,240-43 के आसपास का है। ये अपने आप में एक सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा सा अगर आपको वो नीचे का रखना है, देखिए ये शुक्रवार का हाई जो था वो 15,243 का था जी, और आज का लो है 15,243। तो पहला सपोर्ट वहां पर है। उन लेवल के आसपास आए तो खरीदना है। अगर आज के लो के आसपास आए वहां पर एंट्री कीजिए, 15,200 के आसपास आए तो और खरीदिए।
ये 2 लेवल है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। आज के लो के आसपास 15,200, तो यानी गिरावट में खरीदनी है, और अगर आपकी तेजी की पोजीशन तो उसको होल्ड करना है, क्योंकि हमारा अगला टारगेट जो है वो 15,500 के आसपास का बन रहा है। 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे वो मूड माहौल को देखकर डिसाइड करेंगे, इसलिए आपकी तेजी की पोजीशन को होल्ड करिए। डेटा क्या कह रहे हैं बता दूं, 15,200 के पार हम निकल चुके हैं। 15,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख शेयरों का पुट में इस वीकली सीरीज में, जिसमें से 24 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अब आप 15,200 के नीचे आज नहीं जाएंगे, ये इत्मीनान रखिए। और अगर गलती से 15,240, 45, 50 के आसपास आ गए तो वहां से भी खरीदारी होगी। 15,200 पर तो 100% खरीदारी भी होगी और शॉर्ट कवरिंग भी। तो आपको रिस्क पता है, इंट्राडे के लिए 100 पॉइंट से ज़्यादा की है नहीं, ले सकते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं, 15,300 पार करने के बाद और फ्रेश खरीदारी होगी। 15,300 के पार निकले हैं, लेकिन उसके आसपास ज्यादातर वक्त बिता रहे हैं। तो अगर 15,300 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं हम आज, तो फिर आपके लिए और मजबूती वाला मामला बनेगा। नहीं भी देते हैं तब भी आप मजबूत हैं, अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है। 15,300 पर 24 लाख शेयर कॉल्स में है, तो 15 और 15,300 पर 24 लाख शेयर ही पुट में है। पुट और कॉल दोनों बराबर बने हैं, लेकिन जिस तरह से पोजीशन बनी दीप, अभी तक डेटा देखकर ऐसा लग रहा है ज़्यादा संभावना ये कि हम 15,300 के ऊपर क्लोज दें। अगर 3:05 के पहले हम वापस से 15,300 के ऊपर निकल कर टिक जाएं तो हो सकता है हम 15,325, 350 तक की क्लोजिंग दे दें। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हो सकता है आप 15,240, 15,250 के आसपास की क्लोजिंग दें, अगर 3 बजे तक आप 15,300 के नीचे रहते हैं तो 15,300 मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि पुट और कॉल दोनों में बराबर का ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख शेयरों का, और उसमें भी पुट में आज ही 23 लाख शेयर जुड़े हैं। तो ये आज के ट्रेडर्स जो है वो या तो अपनी पोजीशन तभी कैरी करना चाहेंगे जब आप 15,300 के ऊपर बंद होने के संकेत दें, नहीं तो अपनी पोजीशन हल्की कर सकते। तो ये मेक और ब्रेक वाला लेवल आपके लिए 15,300। दोनों में आप मुझे पूछेंगे ज्यादा संभावना क्या है, तो ज्यादा संभावना है कि हम 15,300 के पार निकल कर टिके और बंद देने की कोशिश करें। इसकी संभावना ज्यादा है डेटा के लिहाज से। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 37,000 पर है। 37,000 पार होने के बाद दीप सोचिए 28 लाख शेयर करीबन बैंक निफ्टी पर कॉल राइटर्स ट्रैप है अभी भी। 28 लाख नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, यही ऊपर लेकर जाएंगे, यही ले जाएगा। इसीलिए निफ्टी में भी मेरे को कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी की वजह से आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में निफ्टी नहीं है, लेकिन निफ्टी में तो बैंक निफ्टी है। 6 बैंक है ना भाई इनके जो निफ्टी में है, 35% वेटेज है। बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत है। और 37,000 के ऊपर अगर बंद दिया गया तो सोचो आप क्या होगा। ऊपर डेटा भी नहीं है, 37,500 पर थोड़ा से 8 लाख शेयर है जो हल्का रुकावट है। नीचे सपोर्ट आपका 36,500 हो गया, तो 36,500 आपका बहुत मजबूत सपोर्ट है। 37,000 के ऊपर बंद होने के संकेत भी आ रहे हैं। खेलो बस वैसे ही हाल है। अब मतलब आप ट्रेल करते जाओ और रखो, बस वैसा हाल है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है हम जरूरत से ज़्यादा बुलिश में दिखना और बोलना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को कल को थोड़ा भी 150, 200 नीचे आ जाए तो फिर ऊपर नीचे हो जाए। अरे हमने तो आपने जहाँ बोला वहीं ले लिया था, ये 300, 200 नीचे आए। 300, 500 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको पता है कि जा किधर रहा है, डायरेक्शन किधर है। 15,500, 15,550 की तरफ का डायरेक्शन है। एक बार फिर से याद दिलाऊं, जो हमने फॉर्मूला बनाया था टॉप कब कहाँ कैसे निफ्टी का, उसमें मैंने कहा था 15,500, 550 के पहले साइजेबल करेक्शन नहीं आएगा उसके पहले, और आया भी नहीं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से दीप जगह है अभी भी। एंजॉय योर लाइफ। सर आखिरी बार, मतलब आखिरी बार तो नहीं, बट 2 हफ्ते पहले एग्जैक्टली ऐसे ही इतनी बड़ी नहीं बट ऐसी इंटेंसिटी की मूव आई थी बजट डे पर। और वहां से फिर देखिए 6,000 पॉइंट की रैली हुई थी निफ्टी बैंक। तो सही कह रहा, 5 फरवरी 5 फरवरी के आसपास आई थी बैंक निफ्टी पर वो बड़ी मूव। नहीं, 1 फरवरी सर, 1 फरवरी अच्छा दिन, बजट के दिन। हाँ, बजट और के फिर दिन उसके बाद उसके बाद तो फिर हर दिन ही सर 1.5-2% उसके बाद 2 दिन तक तो 1000 पॉइंट और तीसरे दिन 700 पॉइंट बढ़ा था। 2700 पॉइंट 3 दिन में बढ़ गया था बैंक निफ्टी। तो बढ़िया मजबूत है दीप, बहुत डेटा मजबूत है, बहुत मजबूत है डेटा। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए भरपूर एक्शन जहां तक मार्केट्स का सवाल है। 1000 पॉइंट से ज्यादा की रैली आपको निफ्टी बैंक पर चल रही है। आइए, एक कॉल आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में देखें तो नतीजों के बाद एक बार गिरावट आई थी, आज एक नया पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है। तो जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं और उसका ब्रेकआउट आज ट्रेड पर आता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट फूड में। तो मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है 2850 2850 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 2950 का, 2950 का और दूसरा टारगेट 2980 का है। तो 2980 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूडवर्क डोमिनोज में खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो जुबिलेंट फूडवर्क डोमिनोज में करें खरीदारी, और अगर कॉफी पसंद आ रही है तो आप टाटा कंज्यूमर की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि नजर रखिए स्टारबक्स वाली टाटा कंज्यूमर पर एक ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, जरा टाटा कंज्यूमर की चार्ट पर नजर डालें, क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? दीपांशु, स्टॉक के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर 618 के आसपास में बाय बनता है, क्योंकि स्टॉक में कल का हाई तो ब्रेक हो ही रहा है और वैसे भी स्टॉक ओवरऑल तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। तो स्टॉक का जो इमीडिएट ऊपर का टारगेट बनेगा 630 का पहला टारगेट बनेगा, और 630 का लेवल निकलने के बाद 650 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, जिसमें 607 का स्टॉप लॉस लगाएं। 630 650 के टारगेट्स फिर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर पर रखें नजर। एक बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है आपको। अभी अभी तेजी शुरू हुई है, 2% भागा है पिछले 10 मिनटों में ये स्टॉक। इन्फो एज में भी एक्शन आ रहा है, जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी एक्शन आ रहा है। ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक कंपैरिजन तो नहीं है। बैंक निफ्टी पहली फरवरी के बाद दूसरी दो तारीख को भी 1000 पॉइंट बढ़ा था। 2 दिन लगातार 1000 पॉइंट बढ़ा था। वापस अब बड़ा ब्रेकआउट आया, बड़ा वाला मतलब तगड़ा वाला है। देखिए, बात करते करते बाइंग इन लास्ट 15 मिनट्स नीचे दिखा रहा है। आरबीएल बैंक भी चल पड़ा है। अब तो आपको वही ढूंढना है, कौन पीछे रह गया भाई, आ जाओ जल्दी से जो पीछे रह गए बैठ जाओ, वैसा हाल है। बैठने वाला ही मामला है, तो कोई छूटे ना पीछे भाई, सबको साथ लेते हुए चलो वैसा वाला। बिल्कुल, लेकिन एक शेयर पीछे छूट गया है, साथ नहीं दे पा रहा है। वरुण बताएंगे क्यों। वरुण आज वैसे भी सुबह से है ना आइडिया के बेरिश मोड में है। तो ग्लेनमार्क क्यों फिसला है नतीजे के बाद, बताएं वरुण। देखिए अनिल जी, इन्होंने जो वादा किया था ना वो इन्होंने पूरा नहीं किया। कौन सा वाला? इन्होंने एक वादा किया था कि हम दिसंबर अंत तक जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है उसके लिए पूंजी ले आएंगे। ओके, बेसिकली है क्या, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है इग्नॉस करके, जो कि इनका R&D का पूरा कारोबार देखती है खासकर, है ना। वो इनके कुल R&D खर्च में से 60% के आसपास का जो R&D खर्च है वो इस इग्नॉस में ही जाता है। और पहले बोला गया था इसके पहले तिमाहियों में कि हम कहीं ना कहीं से पूंजी ले आएंगे इस कंपनी का जो R&D का काम जो कर रहे हैं उसके लिए। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में खासकर काम करती है ये कंपनी, जिसके लिए R&D में पैसा लाने वाले थे। लेकिन दिसंबर तिमाही के जो नतीजे आए उसमें इस पूंजी को जुटाने के लिए कोई भी चर्चा ही नहीं की कंपनी ने। इनफैक्ट ना हाँ बोला ना बोला, कुछ नहीं कहा। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इस कंपनी पर रह गया। R&D के साथ जो उल्टा पैसा उठाया जाने वाला था इस कंपनी की तरफ से, इस कंपनी का जो कर्ज है उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल करने वाले थे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इस कंपनी ने कहा कि आगे जो मार्जिन है वो 19 से 20% तक रहेंगे, यानी कि अभी जो मार्जिन है वो भी इसी लेवल पे है। इसका एक साफ मतलब है कि आगे जाके इस कंपनी के मार्जिन में कोई भी अपसाइड जो है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आगे चल के जो कोविड-19 की दवा है उसकी बिक्री का कुल आय में जो हिस्सेदारी है वो भी कहीं ना कहीं कम होने की आशंकाएं लगाई जा रही है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक में नतीजों के बाद अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक ही थे, लेकिन जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं किया और लोगों ने स्टॉक को बेच दिया। बिल्कुल, तो ग्लेनमार्क पर आई है आज कमजोरी, देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बट वीकनेस यहाँ पर आपको जरूर बनती हुई दिख रही है। बंसल जी, सुबह भी स्टार्ट पर चर्चा हुई थी, वहां से और फ्रेश वीकनेस है, डेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है। क्या ये 490 सपोर्ट लेवल दिखता है या फिर यहाँ से और गिरावट संभव है? नहीं दीपांशु, अगर आज सुबह से अगर आप देखें तो वरुण का सबसे बढ़िया जो एनालिसिस मुझे लगा है वो ग्लेनमार्क फार्मा पे ही लगा है। यहाँ पर 2-3 तरीके से काम किया जा सकता है। ऊपर में 510 की कॉल्स को भी राइट किया जा सकता है और यहाँ पर फ्यूचर को भी शॉर्ट करना चाहिए। डेफिनेटली एक रिवर्सल देखने को मिला है और एक बार को ये स्टॉक निफ्टी और फार्मा से अलग होके गिरने का पोटेंशियल रखता है। नीचे में 470 474 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बेचने की राय है ग्लेनमार्क फार्मा पर। बेचने की राय है ग्लेनमार्क फार्मा पर, नजर रखिए इस काउंटर पर। वैसे बंसल जी ने क्लियरली कह दिया कि ग्लेनमार्क फार्मा की रिसर्च पसंद आई उन्हें, वोडाफोन से वो अग्री नहीं करते हैं, इसलिए वोडाफोन भी शायद रिकवर कर रहा है अब सर नीचे लेवल, निचले स्तरों से सपोर्ट आ रहा है काउंटर पे। वरुण, मैं सोच रहा हूँ आप हाफ डे ले लो, आज आपका दिन अच्छा लग नहीं रहा मुझे।
क्यों? अनिल जी वो तो मुझे बेयर के पॉइंट बताने थे, मैंने बता दिए। अच्छा, दिल से नहीं था? दिल से तो बोलिए। देखो, मार्केट में वही आदमी टिक पाता है जो वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ। और आप तो 3.5 के पहले ही बदल गए। इससे बढ़िया क्या चाहिए? आपने अप्रेजल वाली बात भी बोल दी ना। और क्या? देखो, अल्टीमेटली तो देखो बात तो वो सही है, इसमें कोई मतलब मैंने दिल से ही बोली थी। चलिए, तो मजबूती पूरी तरह से आपको आती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ और एक्शन आपके लिए होता दिख रहा है बाजार में। अब 37,175 बैंक निफ्टी का ये लाइफ टाइम हाई बन चुका है। अभी थोड़ी देर पहले बनाया, तो ये वाली अब लाइफ हाई की तरफ और बढ़ते हुए बाजार इस वक्त दिख रहे हैं। दीप, बिल्कुल सर, बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। बैंक्स ही हैं जो आपको बढ़िया एक्शन इस समय दिखा रहे हैं। कई सारे कैश स्टॉक्स भी हैं सर, जहां पर इसका पार्टिसिपेशन और आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक्स की तरफ तो नजर है ही, पर बैंक्स के अलावा अगर आप देखें, ये जो कुछ कंजम्पशन थीम है वहां पर मूव आ रही है। टाटा कंज्यूमर की भी बात हुई, इन्फो एज है, जुबिलेंट फूड आपको तेजी में दिख रहा है। एक स्टॉक है लंबे समय बाद मूव दिखा रहा है, वीआईपी इंडस्ट्रीज। एक बार जरा इस पर भी राय लेना चाहूंगा मैं सुमित जी से। सुमित जी, वीआईपी इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए, आज 7% का स्पाइक है और डेज हाई पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। क्या चल रहा है इसमें? देखिए, वीआईपी के अंदर अगर हम देखेंगे दीपांशु, ओवरऑल तो ये स्टॉक के अंदर तेजी का ट्रेंड देखने के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और आज जो मूव देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के अंदर 390 के इमीडिएट टारगेट्स चार्ट्स के हिसाब से ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। 390 का लेवल एक बार टूटता है तो फिर 400 प्लस के लेवल वीआईपी ऊपर में दिखा सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, नीचे में 365 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। तो 365 के आसपास का सपोर्ट है, नजर रखें वीआईपी इंडस्ट्रीज पर। रियल एस्टेट काउंटर्स भी बढ़िया तेजी में है। हमने देखा डीएलएफ पर आशु जी की कन्विक्शन कॉल आई है, आज सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज चार्ट कॉर्नर की पिक थी। कुणाल जी, ओबरॉय रियल्टी यहां पर भी एक बढ़िया मूव है, क्या यहां पर भी कोई ट्रेड का मौका है? देखिए, चार्ट तो बहुत अच्छा है दीपांशु, पूरा सेटअप तैयार है, केवल इंतजार है ब्रेकआउट का। तो देखिए, ब्रेकआउट आएगा जब ये स्टॉक 620 रुपए के लेवल को पार करेगा। अभी 600 रुपए से थोड़ा नीचे चल रहा है, तो मुझे लगता है जैसे 620 पार हो तभी नई खरीदारी करें, अदरवाइज थोड़ा वेट करना चाहिए। 600 से 620 के बीच में जैसे ही स्टॉक जाता है, इसमें कुछ सेलिंग का दबाव देखने को मिलता है, तो मेरी राय में 620 पार हो तब खरीदारी करें। ओके, तो 620 के बाद ही आप खरीदारी करके चलें। एक ब्रेकआउट आ रहा है सीमेंस में। किरण जी, आपसे इस पर राय लेना चाहूंगा। नतीजे तो अच्छे रहे इनके, अनुमान से काफी बेहतर, सुबह से थोड़ा पॉजिटिव था, पर मूव अब आती हुई दिखी है सीमेंस में। कोई ट्रेड है सर? मैं और 12 रुपए बढ़ने की राह देखूंगा। मुझे लगता है कि 1900 एक छोटा सा बैरियर है, पिछला स्विंग टॉप भी 1900 है और ऑप्शन बैरियर भी है। तो मेरा मानना है कि 1900 अगर क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है कि इधर से वापस एक बार अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उस लिहाज में मेरा 1875 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1960 1970 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर ब्रेकआउट के बाद ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, ब्रेकआउट के बाद खरीदें, थोड़ा इंतजार करें। ब्रेकआउट आने की तैयारी में भी कभी भी आ भी सकता है, ऐसे कोई संकेत भी साफ दिख रहे हैं भाई, जिस तरह से एकदम बढ़ने की कोशिश कर रहा है आखिरी मिनटों में। और आइए, तब तक 3% का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में हो चुका है। एक और स्टॉक है जहां पर बड़ी तेजी बन रही, वो है अपोलो हॉस्पिटल। फाइनली वरुण, 2 मंदी वाले स्टॉक बताने के बाद अब तेजी वाले स्टॉक हमारे दबाव को सहन नहीं कर पाए और अब तेजी वाले स्टॉक्स में आ चुके हैं। वरुण बताइए, अपोलो हॉस्पिटल में तेजी की वजह क्या है? मैं तो वोडाफोन में भी मंदी से तेजी पे आ चुका हूं। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस है, राइट, कि हम कैसे विचारों को बदल देते हैं। कुशल, अगली बार कभी कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। बिल्कुल सर। बताइए। तो चलिए ठीक है अनिल जी, सबसे पहले तो इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, ये बात तो एक है ही। सभी सेगमेंट में एबिटा जो है वो इस कंपनी ने पॉजिटिव दर्ज किया है, ये एक अच्छी बात है। अब कुछ पैरामीटर्स है जिसपे जो हॉस्पिटल कंपनी से उनको जज किया जाता है। पहले तो प्रति ऑक्यूपाइड बेड जो औसतम आय इस कंपनी की आती है, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। 32,000 से बढ़ के ये करीब 36,000 के पास आ चुका है। अगला इस कंपनी का फार्मेसी कारोबार है, वहां बेहतरीन 21% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। सिर्फ यही नहीं, मैनेजमेंट ने कहा है कि डिजिटल फार्मेसी में अगली तिमाही में कोई जो बड़ी डील है वो ये कंपनी कर सकती है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि अमेजॉन के साथ शायद कोई डील होने वाली है। हालांकि ऐसा कोई नाम कंपनी ने नहीं लिया, लेकिन कंपनी ने डील के बारे में बात की है। इसी के अलावा कंपनी का जो नॉन कोविड कामकाज है उसमें करीब 40% के आसपास क्वार्टर सुधार देखने मिला। देखिए, हम लगातार वैसे भी आपसे कहते जाते थे कि जैसे जैसे अब कोविड कम हो रहा है, वैसे वैसे लोग जो पहले हॉस्पिटल में सर्जरीज कराने नहीं जा पाए थे वो अब जाना शुरू हुए हैं।
और उसका इम्पैक्ट आपने यहाँ पे देखा कि करीब 40% के आसपास का सुधार इनका नॉन कोविड कामकाज में देखने मिला और मौजूदा ऑक्यूपेंसी जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। 56% से बढ़ के ये करीब 63% के आसपास आ चुकी है। हाल में इस कंपनी ने QIP के जरिए करीब 1170 करोड़ के आसपास जुटाया भी था, तो वो भी एक अच्छी बात है। कर्ज कम ये लगातार जो है कंपनी कम करते जा रही है और दिसंबर तक मेरे ख्याल से 0.5 टाइम्स के आसपास का लक्ष्य इस कंपनी ने रखा है। सिर्फ यही नहीं, एक बड़ा हैंगओवर इस कंपनी पे था, इस कंपनी के प्रोमोटर्स के प्लेस शेयर्स। आप देखिए दिसंबर 2019 में ये 67% के आसपास था, अब ये मार्च 2020 तक करीब 25 या उसके नीचे लेके जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि जो प्लेस शेयर्स है उनमें लगातार कमी आ रही है और इसी के लिए जो ब्रोकरेज हाउसेस भी है उन्होंने भी इस काउंटर पे अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, जितने तमाम दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस है सब ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाया। आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस टारगेट बढ़ाया है और अपना जो EPS अनुमान है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक पे देखने मिल रहा है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक पर दिख रहा है और बढ़िया मूव में भी है। ऑल टाइम हाई पर है वागले साहब अपोलो हॉस्पिटल्स, और जिस तेजी से आज ऊपर गया और अभी भी डेज हाई पर होल्ड कर रहा है, अब अगले लेवल्स क्या आते हुए दिख रहे हैं सर इस चार्ट पर? दीपांशु, ये अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे तो डे ट्रेडिंग या पोजिशनली भी मुझे लगता है स्टॉप लॉस बहुत लंबा होगा। 2850 का स्टॉप लॉस लेके मैं 150 रुपए की रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं इसको पास कर दूंगा, लेकिन मुझे ये 3200 के पार जाते हुए दिखता है। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। बड़े टारगेट्स अभी भी आ सकते हैं। पोजिशनली अगर आप देखें थोड़ा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, इंटरडे के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, बट डेफिनेटली बड़ी मूव आपको दिख रही है अपोलो हॉस्पिटल्स में। और कई सारे अहम ट्रिगर्स भी हैं जो इस स्टॉक की मूव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एक्शन है। अनिल जी, RBL बैंक बढ़ गया 6% ऊपर। आशीष जी की जय हो। आशीष जी धन्यवाद। अच्छा भाई देव, आशीष जी से याद आया मुझे, ये जो आपके इतने शॉर्ट कॉल वाले यार, मतलब जो आ रहे हैं, सपोर्ट चाहिए आशीष जी? इसका मतलब आप दिल से तेजी में आए नहीं, ऊपर से आए थे। आशीष सर, आपका सपोर्ट मांग रहे हैं वरुण जी अभी। नहीं, अनिल जी बिल्कुल वरुण को सपोर्ट करना चाहिए और उसको प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कि आप देखिए iBull, ITC, ग्लेनमार्क, ये आइडिया, अनिल जी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे आ रहे हैं और मैं बार बार सबको, आपको भी पिछले हफ्ते से बोल रहा हूं कि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होराइजन है जो इस वक्त चल रहा है और हमारे को इंडेक्स चलते हुए लग रहा है। तो इंडेक्स में तो स्ट्रेंथ है, बट बहुत सारे स्टॉक में लोग थोड़े थोड़े से ट्रैप हो रहे हैं। और अनिल जी आपको ये पता है कि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा तब मानता हूं कि जब वो जो एक्सपायरी वीक शुरू होने वाला होता है, तो आखिरी 7-8 दिन में ये जो अगर 1-2 दिन तक एग्जिट नहीं मिला तो कई सारे स्टॉक्स में फिर वो आखिरी हफ्ते में जो मंदी दिखती है वो दिखने को मिल जाती है। तो वरुण जो बिल्कुल कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको करने दीजिए, कोई प्रेशर मत डालिए। बिना दबाव के। हाँ। तो कोई है शॉर्ट वाला ऐसा जो लिंक कर लिया जाए? और नहीं तो एक काम कर सकते हैं, जब भी आशु सर हो शो में, उस समय वरुण के लिंक रखे जाए। वो दूसरा काम हो सकता है। लेकिन एक और स्टॉक है मदरसन सुमी, जहां पर है बड़ी उछाल और बड़ी तेजी। पिछले 2 सेशन में जबरदस्त भागा है ये स्टॉक, क्यों बता रहे हैं कुशल बताइए। अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे थे। इनफैक्ट यहाँ पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने घोषित किया था। और यही नहीं, अगर आप और पैरामीटर्स पर भी देखें तो यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं पिछले 14 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट मार्जिन, यानी 10% से ज़्यादा की मार्जिन, डबल डिजिट ग्रोथ में जो है मार्जिन्स आती हुई नजर आई है। यही नहीं, कंपनी की जो अक्रॉस द ग्लोब जितने भी बिजनेसेस हैं वहाँ पर बेहतरीन रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की है उस वजह से मार्जिन्स में इतनी तेज़ी हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 14 तिमाहियों में मार्जिन्स के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी का जो कर्ज का स्तर है वो भी काफ़ी निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो 7500 करोड़ का नेट डेट पिछले क्वार्टर में था वो अब केवल 6200 करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि 1300 करोड़ रुपए का स्ट्रेट आपको कर्ज में कमी आती हुई नजर आई है। आगे के लिए ट्रिगर्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। आप देखिए जो जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है थीसिनक्रप, उन्होंने पिछले 4 सालों में पहली बार अपने आउटलुक को अपवर्ड रिवाइज किया था, तो उस वजह से पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी थी। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में 10 से 12% की तेजी मदरसन सुमी में एक दिन बनी थी। इनफैक्ट यहाँ पर पूरे यूरोप से अगर आप देखें तो रेवेन्यू करीब 40% से ज़्यादा का आता है मदरसन सुमी के लिए। और भारत में जो PLI स्कीम
स्कीम लॉन्च की गई है, वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन जो है आपको ऑटो कंपोनेंट के लिए दिया गया है, तो यहाँ से भी इनको बेहतरी के जो है आगे के लिए काफ़ी फायदा दिख रहा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो है कंपनी का वो अब बड़ा फोकस बन रहा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 70 से ज़्यादा देशों तक अपने कारोबार को ये फैलाते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से जितने भी ब्रोकरेजेस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और 250 से ऊपर के टारगेट जो है 3 बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज CLSA, नोमुरा और मॉर्गन स्टैनली देते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये हैं बड़े टारगेट्स, बड़ा एक्शन जहां तक मदरसन सुमी का सवाल है और स्टॉक भी जबरदस्त तेजी में। किरण जी, पिछले हफ्ते भी बात हुई थी पर देखिए 4 दिन में 30% की तेजी आ गई है मदरसन में। क्या ये अब थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाएगा या फिर ये जो मोमेंटम आया है और ऊपर ले जा सकता है स्टॉक को? मुझे लगता है कि अभी कंसल्टेशन होता रहना चाहिए। बहुत वर्टिकल रैली देखी हमने, 140 से 145 से लेके 220 तक ये वन वे रैली देखने को मिली। अभी थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना चाहिए और मेरा मानना है कि टाइम करेक्शन हेल्दी करेक्शन रहेगा, उसके बाद वापस मोमेंटम पकड़ में आ सकता है। तो मेरा मानना है अभी जिनके पास लॉन्ग पोजिशंस है उनके लिए मेरा 195 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। 195 के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी पर आए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आती दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए और टाटा मोटर्स का स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर लाया जाए। आज सुबह टाटा मोटर्स खरीदारी करने की राय सिमी ने दी थी और 334 का टारगेट दिया था। उस टारगेट के बेहद करीब पहुंचता हुआ तेज दौड़ लगाता हुआ टाटा मोटर्स। और क्यों? क्योंकि 2025 से जैगुआर का इलेक्ट्रिक वेरिएंट उपलब्ध होगा जी। वाह, तो जो कुछ ऐसे हमारे पैनल पे ऐसे लोग हैं जो टेस्ला चलाने के ख्वाब देखते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाएंगे और टेस्ला ही चलाएंगे, उनके लिए खबर है। आंख नाक कान खोलकर सुने, देखें। जैगुआर भी आपके लिए तैयार है और 6 इलेक्ट्रिक वेरिएंट आएंगे लैंड रोवर के अगले 5 साल में। तो ये बड़ी खबर टाटा मोटर्स के लिए आती हुई दिख रही है और आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स तो अभी बता दें कुणाल जी, टेस्ला, टाटा मोटर्स, टेस्ला खरीदेंगे, JLR खरीदेंगे या टाटा मोटर्स का शेयर खरीदेंगे? 3 ऑप्शन है आपके पास। अनिल जी देखिए, टेस्ला का तो अनिल जी मुझे टेस्ला गाड़ी नहीं खरीदनी है, मुझे वो तो बंसल जी को चलानी है। अनिल जी मुझे तो शेयर खरीदने थे अनिल जी, चाल देखकर उसकी। और अनिल जी अच्छा। टाटा मोटर्स बड़ा जबरदस्त है, जी ने भी नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी है, तो अभी भी कायम है अनिल जी हम अपनी राय पर। वंडरफुल, क्या बात है। तो टाटा मोटर्स खरीदने की राय। बंसल जी आप क्या खरीदना है? आपको टेस्ला ही खरीदना है या फिर टाटा मोटर्स के जैगुआर से काम चल जाएगा? नहीं देखिए अनिल जी, जैसे आपने बोला कि कुछ पैनलिस्ट हैं जो ख्वाब देखते हैं, तो अनिल जी ख्वाब तो चेंज होते रहते हैं, वो पुरानी बात होगी अनिल जी। अब मेरा कोई इरादा नहीं है अनिल तो जी पूरा किधर हुआ गाड़ी खरीदने का अनिल जी। मैं अपनी साइकिल से खुश हूँ, मैं डेफिनेटली अनिल जी टाटा मोटर का शेयर खरीदना चाहता हूँ अनिल जी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ख्वाब पूरा होने के पहले बदल देते हो आप। मैं तो लगा कि एक ख्वाब पूरा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो नहीं पूरा हुआ छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसा? नहीं देखिए अनिल जी, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हुआ अनिल जी। मैंने तो अपनी इच्छा से अनिल जी, इच्छा से ड्रॉप करा अनिल जी, खुशी खुशी, किसी दबाव में नहीं अनिल जी, ड्रॉप कर दिया अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो टाटा मोटर्स खरीदारी करने की राय है और सब सिमी जी को भी बधाई दे देनी चाहिए। सिमी जी का सुबह का पिक सुपर हिट रहा, 334 का टारगेट आज का आज आता हुआ नजर आया है। तो ये टाटा मोटर्स का स्टॉक दमदार एक्शन में इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। गजब का एक्शन है टाटा मोटर्स में, बहुत ही मजेदार। एक और भी इनका स्टेटमेंट है जो जिससे भी और बाजार खुश हो रहा है। JLR बाय एंड ऑफ 2025 कैश पॉजिटिव होने की तैयारी में है। तो एक जो JLR की डेट को लेकर भी थोड़ा कंसर्न था, वो भी ये कह रहे हैं कि अब कम करेंगे और JLR के एबिट मार्जिन को डबल डिजिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑपरेशनली भी काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रिक ड्राइव ये कर ही रहे हैं और ऑपरेशनली भी कैश पॉजिटिव और साथ ही डबल डिजिट एबिट मार्जिन की जो ये बात कर रहे हैं वहाँ से भी। ये तो बहुत बड़ी चीज़ बोल दी है। आशीष से जरा गौर फरमाइए, ये तो तगड़ा वाला आउटलुक आ रहा है। अब समझ में आया टाटा मोटर्स इतना क्यों भाग रहा है। कमाल ही है, कामकाजी मुनाफे में डबल डिजिट ग्रोथ, 10% से ज़्यादा। अगले 5 साल में लैंड रोवर के 6 इलेक्ट्रिक वेरिएंट, 2025 तक जैगुआर का इलेक्ट्रिक वेरिएंट। ओहो, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मजबूत, बहुत ही मजबूत गाइडेंस। आशु सर राय दीजिए अपनी। अनिल जी देखिए, ऑल अलोंग हम पॉजिटिव थे स्टॉक में और अभी भी हैं,
लेकिन मुझे लगता है अनिल जी जो 330 और 40 के बीच का, या तो 350 के नीचे ये 350 इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगा अनिल जी। काफी सारी चीजें इस प्राइस के अंदर प्राइस्ड इन है, तो मैं टाटा मोटर में नया लेन 335-40 पे नहीं करूंगा जब तक इसमें करेक्शन नहीं आएगी अनिल जी। जो 275 से 325-30 का मूव आया था वो बहुत ही शार्प वर्टिकल मूव था, उसमें एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। उसके बाद से ये अनिल जी अपने वेट पे इस न्यूज के चलते अभी 335 आया है, लेकिन अनिल जी आप देखिए जब ये 332-35 पिछले दिनों में आ रहा है, ये पहली फुर्सत में नीचे 325 भी आ जाता है, और अभी 15 मिनट पहले इस न्यूज से पहले 325 ही था। 340-35 में थक रहा है, तो मुझे लगता है कि 10 रुपए प्लस माइनस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन नया लेन मैं इस भाव पे अभी टाटा मोटर में नहीं करूंगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस गुड न्यूज वी होल्ड पॉजिटिव व्यू ऑन द स्टॉक बट एट करेक्शन। ठीक है, करेक्शन में खरीदेंगे, अभी नहीं, जब आपको मन करे खरीदो जरूर। लेकिन आशीष आप है ना, खरीदते तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई तेजी करने वाले तो सब खरीदते ही हैं। नहीं, आप भी तेजी करने वाले ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब आप खरीदते तो ज्यादा और अच्छा लगता है। अच्छा, बंसल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी बंसल जी। जी अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, जैसे पहले भी बोला था कि मैंने कि टाटा मोटर को अनिल जी शेयर को खरीदना चाहिए। एक तो डोमेस्टिक कार में, और अनिल जी जो इनकी JLR वाली लग्जरी कार्स हैं उसके अंदर भी अनिल जी मार्केट कैप्चर है। अगर आप देखें अनिल जी रियल सेंस में अगर आप देखेंगे ना, तो जो SUV है वो सिर्फ JLR बना रही है, रेंज रोवर। देखिए जो ये जो BMW की X1 होती है वो अनिल जी कहने को SUV है, वो बेसिकली कॉम्पैक्ट SUV है। और मर्सिडीज में भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी हायर रेंज में जाके SUVs आती है, GLE की रेंज में जाके आती है। इवन GLC भी SUV ने जी काफी रिसर्च करी है। तो इस समय अगर कोई शेयर खरीदना हो ऑटोमोबाइल्स में, तो टाटा मोटर टॉप पिक है जी, 600 रुपए के लेवल्स दिखाएगा गोइंग एहेड ये। ओके, 600 के लेवल्स, यानी कि यहां से भी ऑलमोस्ट आप डबल इस स्टॉक का होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नजर रखिए जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है। वैसे पूरे टाटा ग्रुप स्टॉक्स में आपने देखा है पिछले कुछ समय से एक जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। इस बीच बैंक निफ्टी पर अब एक फ्रेश मूव आ रही है। एक्सिस बैंक में 5% की तेजी आपको एक्सिस बैंक में आती हुई दिख रही है। सुबह से ही काफी पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहा है। सिमी जी टाटा मोटर्स के साथ साथ एक्सिस बैंक पर भी बात करके गई थी, और जय ने भी एक्सिस बैंक पर 770 की कॉल की खरीदारी की राय दी थी। अब एक्सिस बैंक पर एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है, जबरदस्त तेजी में है एक्सिस बैंक। एक बार कॉल ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और जानते हैं कि एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए। सुमित जी, अब 800 के लेवल्स एक्सिस बैंक पर आते हुए दिखते हैं। दीपांशु देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी ही बनी हुई है। आईसीआईसीआई एक्सिस सब बहुत स्ट्रांग है, तो आईसीआईसीआई एक्सिस के अंदर 800 के लेवल बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और 800 का लेवल ब्रेक होने के बाद ये रैली और बढ़ेगी, और 825 से 850 तक का मूव भी जल्दी एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी है होल्ड करके चले। स्टॉक का जो अभी इमीडिएट नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 755-760 के आसपास का दिखाई दे रहा है। ओके, ये है आपके लिए एक्सिस बैंक पर आई। ये भी आज सीबीजी का स्टॉक था, एक्सिस बैंक पहला वाला 768, 773, 779, सारे लेवल उसके भी आगे सर 10-12 रुपए। 779 का फाइनल टारगेट। आज तो सीबीजी का कमाल ही हो गया है। सीबीजी को जोड़ना चाहिए, एक दो BTST कॉल और ले ली जाए। आज उनका दिन ठीक चल रहा है, बिल्कुल सर। जैसा वरुण का खराब चल रहा है वैसे ही सीबीजी का बहुत अच्छा चल रहा है। तो सीबीजी से संपर्क किया जाए, फोन फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करें। तब तक आशीष हमारे साथ हैं इस वक्त बैंक से बेनिफिट के लिए। आशीष, भेल सेल अनिल जी लिस्ट आधी हो रही है, दो स्टॉक है। हाँ। सेल तो बना रहेगा क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो अभी भी 104% पर है, लेकिन BHEL यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 81% आ गई। 80% के नीचे आती स्टॉक बैन से बाहर आता है, तो यानी BHEL जो है पूरी संभावना की स्टॉक बॉर्डर पे है। हाँ, संभावना है अनिल जी। ओके, किसी भी तरफ जा सकता है। ओके, आ भी सकता है, नहीं तो एक आध दिन और लगा भी सकता है। नया एंट्री, नई एंट्री में कोई भी नहीं है। क्यों आजकल कोई एंट्री नहीं हो रही, क्या पता नहीं, काफी कम पोजीशन है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं। डेटा भी अब अगर आप देखें अनिल जी, आप बता ही रहे हैं काफी बार कि ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप हो रहा है बहुत कम हो रहा है, इनफैक्ट निफ्टी और निफ्टी बैंक में भी। और स्टॉक में देखें तो खाली एक वोडाफोन आइडिया है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 93% है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसकी 91% है, बाकी कोई पास में भी नहीं है। ओके, समझ गया, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। चलिए, तो भेल के चांस है बैन से बाहर आने के, अदरवाइज बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो ये है आपके लिए लिस्ट बैन से बेनिफिट की। स्टॉक्स मजबूती के साथ अभी भी ट्रेड करें। थोड़ा ऊपर से एक स्टॉक नीचे आया है, वो है DLF
27 का हाई बनाकर 317-18 बढ़िया एंट्री लेवल क्या हो सकता है? वागले साहब जरा चार्ट देखिए और बताइए, अगर डीएलएफ किसी को खरीदना है तो एंट्री के लिए सही जगह क्या है? अनिल जी, पोजिशनली अगर किसी को खरीदना है तो लगभग 312-314 ये लेवल पे मैं कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 308 का स्टॉप लॉस बराबर मैच होगा और ऑन द अपसाइड 330 का पहला टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ। नजर रखिए इस पर, नजर रखिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर, क्योंकि आज एक बड़ा मूव आया है। सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस ऑफ कोर्स, सुबह कुणाल जी इसके बारे में बात कर रहे थे, अदानी पोर्ट्स, ये दोनों तो मूवमेंट दिखाते ही रहते हैं, पर अदानी गैस ये भी एक स्टॉक है कैश यूनिवर्स से, जहां पर आपने 10% से ज्यादा की तेजी देखी है। फिलहाल डेज हाई से थोड़ा फिसला है स्टॉक, पर अभी भी ऑलमोस्ट 10% ऊपर दिख रहा है आपको। कुणाल जी, क्या चल रहा है अदानी गैस के चार्ट में? 420 के लेवल्स के आसपास है, क्या राय है इस पर? देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत ही जबरदस्त है। सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स ऑन फायर हैं और मैंने और राकेश जी ने अडानी टोटल गैस पर पहले 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी हुई है और हमारी अभी भी राय यह है कि इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है वो तो बने ही रहे, नई पोजीशन भी किसी भी डिक्लाइन में आप यहां ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक जो है ये आपको 500 रुपए के लेवल्स भी दिखा दे तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, फ्रेश ब्रेकआउट, शानदार स्ट्रक्चर है, फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। नजर रखिए फ्रेश मूव आ रही है बैंक निफ्टी पर, 1100 पॉइंट की तेजी है, अब 37,200 के पार आपको निफ्टी बैंक जाते हुए दिख रहा है। 3% की तेजी डेज हाई पर है, यहां पर हो रहा ट्रेड। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या चल रहा है बाजार में इस समय, क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है निफ्टी का 15,300 के स्ट्राइक का, जो करीब अभी 98 के आसपास दीपांशु ट्रेड करना है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 58 का, सो 98 पे खरीदिए, 58 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है वो है 141 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 164 का। ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में तो एज एक्सपेक्टेड बहुत ही अच्छा मूव आया, फ्राइडे को भी हमने एंटीसिपेट किया था, आज भी किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में भी एक फॉलोअप बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिलना चाहिए, फॉलोअप रैली आनी चाहिए। और जो मैं निफ्टी में टारगेट्स देख रहा हूँ दीप, वो लगभग 15,500 के देख रहा हूँ मैं, 15,500 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सो आई थिंक तब तक ये कॉल ऑप्शन जो हमारे टारगेट्स है 141, 164 वो हो सकते हैं। ओके, तो 15,500 आपको निफ्टी पर आते हुए दिख सकते हैं। उससे पहले नजर रखिए जिस तरह से मूव आ रही है, 15,300 का कॉल खरीदना है 98 के लेवल पर, और यहां से और तेजी का रुझान बनते हुए दिख रहा है बाजार में। और मूव आ रही है बैंक्स पर। अब देखिए बात करते करते 30-40 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी पर आ गई है पिछले 1-1.5 मिनट में। 1150 अंकों की तेजी आपको निफ्टी बैंक पर आती हुई दिख रही है। एक एक करके सारे बैंक्स फोकस में आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी अभी मूव आया। एक्सिस बैंक देखिए, जब हमने बात करी थी 785 के लेवल पर था, अब 795 के लेवल पर आया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए वागले साहब, 54 के लेवल्स पर ट्रेड बनता है। दीपांशु, बिल्कुल बनता है। स्टॉप लॉस भी मैच होगा 53 के नीचे का, 52.80 का, और मेरा 57, 50, 58 का 1 से 2 दिनों का टारगेट होगा। ओके, तो नजर रखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। बागले साहब, एक और आपका फेवरेट स्टॉक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब 450 के लेवल्स पर आ गया। ये स्टॉक 7% ऊपर है और फिलहाल डेज हाई पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी दिख रहा है। यहां पर भी लेवल्स बताएं सर। दीपांशु, मेरे हिसाब से ये स्टॉक बीटीएसटी करके जाना चाहिए, इतना अच्छा चार्ट है। क्योंकि ये बीच में जब हम ब्रेक में थे तभी आया था, 467 पे हमारे रडार पर आया था। अभी मैं लेके जाऊंगा 472 के स्टॉप लॉस से, मेरा टारगेट 490 का होगा। ओके, तो 490 का टारगेट अभी भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आप नजर रख सकते हैं। नए हाई की तरफ ये जाते हुए दिख रहा है। 37,300 के करीब अब निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ मिनटों में ही आपने लगभग 100 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक पर आते हुए देखी है। 290
और अब ऑलमोस्ट 300 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक आ गया है। तो जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है इस समय बैंक निफ्टी में, और कंट्रीब्यूशन आ रहा है फेडरल, बाकी बैंक्स की अगर मैं बात करूं, नॉट नेसेसरली कंपोनेंट्स, बट फेडरल बैंक पर नजर रखिए। एक्सिस बैंक जिसको अभी हमने हाईलाइट करा 800 से बस 2 पॉइंट्स दूर है। आरबीएल बैंक जिस पर अनिल जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जबरदस्त एक्शन वहां पर आए। इंडसइंड बैंक सुबह से ही तेजी में है। बंधन बैंक, एसबीआई ये भी अब आपको कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। तो जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। 37,300 के पार निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है। 100 पॉइंट्स पिछले 2 मिनटों में होना ये दीप। और देखिए 15,300 मेरे ख्याल से 15,285 ही था जी। जब हम निफ्टी की भी बात कर रहे थे कि निफ्टी भी 15,300 के ऊपर बंद होना चाहिए, डेटा जो बता रहे हैं। अब आप देखिए आखिरी घंटे, आधे घंटे में 15,300 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो डेटा अपने कमाल करते हुए दिख रहे हैं। 37,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की और 15,300 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी की होती है। ये कमाल है। ऐसा देखिए कोई ऐसा भी नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा कोई तोड़फोड़ एक्शन हो गया हो जी, कुछ भी नहीं है। 100, 125, 150 पॉइंट ही डाउ ऊपर है, वो भी आज छुट्टी वाले दिन। बिल्कुल सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब कोई बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 5 दिनों का जो कंसोलिडेशन हुआ, करेक्शन हुआ हल्का फुल्का, उसमें हल्के हो गए मार्केट। और तेजी करने वाले ट्रेडर्स जहां अपनी पोजीशन हल्की कर लेते हैं, जब हल्के मार्केट में जरा भी ट्रिगर्स आपको थोड़ा सा मिले, हवा लगे सपोर्ट वाला, तो फिर ये जो भागते हैं वो वाला एक्शन आपको दिख रहा है। तो ये वापस है ना, फिर से मिस आउट वाली फीलिंग आ रही है लोगों में, कह रहे हैं हमने तो जल्दी छोड़ दिया, अभी तो तेजी खत्म नहीं हुई है। कई बार लोगों को लगता है कि बेच दें, शायद टॉप के आसपास से बेच देते हैं, वापस नीचे में ले लेंगे, फिर लगता है गलत बेच दिया, वापस लो वापस लो वापस लो। तो ये वापस लो वाला मामला है। बिल्कुल वापस लो। और जैसे जैसे फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट आ रही है और आप फ्रेश खरीदारी भी देख रहे हैं। आइए एक कॉल लेते हैं जय ठक्कर से। जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में तो ध्यान रखने जैसा ही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लेवल पे। 410 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। अभी अगर आप रेट देखें तो करीब 12 रुपये 60 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, और ये लेवल पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 8 रुपये 10 पैसे पे। फर्स्ट टारगेट दीप जो बन रहा है वो 18.5, फर्स्ट टारगेट ही थोड़ा अग्रेसिव है, और सेकंड टारगेट बन रहा है 21 का। 18.5, 21 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीद कर चल सकते हैं। 410 के स्ट्राइक का एसबीआई का कॉल ऑप्शन। रीजन ये है कि 10 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने मिला स्टेट बैंक में विद अ गैप। तो वो ब्रेक अवे गैप हमें देखने मिला स्टेट बैंक में। वो गैप को रिटेस्ट किया, फिल नहीं किया दीप, और फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। फिर से कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि वो ब्रेकअवे गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड, और यहाँ से स्टेट बैंक में हमें और तेजी देखने मिलेगी। तो जैसे बैंक निफ्टी ने, अनिल जी ने कहा ना कि वो 5 दिन का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, सिमिलरली एसबीआई में भी वही हमें देखने मिला है। 430 मेरे ये टारगेट्स है ये सीरीज के। सो आई थिंक 2 हफ्ते है, और 2 हफ्ते में बहुत ही अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है स्टेट बैंक में। तो ये है आपके लिए राय। जहां तक एसबीआई का सवाल है, बढ़िया मूव आ रहा है। शो की शुरुआत में राकेश जी, कुणाल जी, आशु जी, किरण जी की तरफ से एसबीआई पर बाय कॉल्स आई थी, और अब जय का भी उस पर समर्थन आते हुए दिख रहा है। तो लगभग हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल एसबीआई को पसंद कर रहा है इस समय। नजर रखिए इस काउंटर पर। एक राय पीरामल एंटरप्राइजेस पर भी मैं लेना चाहूंगा किरण जी आपसे, क्योंकि बाकी एनबीएफसीज की तरह ये स्टॉक भी मूव कर रहा है, और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट आया। सुबह से ही काफी एक्टिव था स्टॉक, अब एक फ्रेश ब्रेकआउट इस पर आते हुए दिख रहा है। और इस महीने अगर आप पीरामल चार्ट की बात करें तो 30% से ज्यादा की रैली इस पर आ चुकी है। हालांकि रेडार पर बहुत कम आ रहा है जिस तरह से मूव आ रही है, बट 1850 पर पीरामल पर क्या राय है किरण जी? देखिए अभी इन लेवल्स पे खरीदारी की राय नहीं है। ब्रेकआउट आया था लगभग 1650 के आसपास, अभी 1750 हो गया है। मेरा मानना है कि इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, टाइम करेक्ट करेगा, पर इवेंचुअली मैं मानता हूँ ये 2200 के टारगेट्स दिलाता नजर आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार ब्रेकआउट आएगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, तभी एंटर करने की सलाह होगी। तभी एंटर करने की सलाह होगी। पीरामल पर नजर रखिए इस काउंटर पर। बंसल जी, आपकी पिक ऑफ द वीक एल&टी फाइनेंस, इस पर तो टारगेट्स आज ही आ गए। 102 का हाई है, अभी भी अगर आप देखें तो 99 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। अगर किसी ने लेके रखी है तो मुनाफा बुक करना चाहिए बंसल जी, या फिर एक ही दिन में इतनी बड़ी मूव आई है तो आगे जाकर ऑल मोमेंटम देखते हैं इस पे? नहीं दीपांशु, मेरे टारगेट्स अचीव्ड हैं। ऊपर में 100 रुपीज के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जिन्होंने भी लिया है प्रॉफिट बुक करने की राय है, मुनाफा बांध लें, और कॉल क्लोज है। ओके, तो कॉल क्लोज है।
जहां तक सवाल है एल&टी फाइनेंस का, बंसल जी के टारगेट्स आ गए हैं और वो आपको सलाह दे रहे हैं कि इन लेवल्स पर आप अपना मुनाफा बुक जरूर कर लीजिए। ये है आपके लिए एल&टी फाइनेंस में। जी सर, मैं तो वागले साहब से भी लूंगा। हाँ। वागले साहब का वागले साहब आपका भी क्लोज है, आपका ओपन है? नहीं अनिल जी, एल&टी फाइनेंस में एक बड़ी मूव की शुरुआत है। मेरा 520 525 का टारगेट पोजीशनल है। यहाँ पर मैं तो कहता हूँ ऐड करें एल&टी सॉरी मैं LIC फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, एल&टी फाइनेंस की नहीं। मेरा ये उसमें तो टारगेट आ गया 100 का। एल&टी फाइनेंस बोल रहे हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस बोल रहे हो? नहीं सॉरी मैंने अभी LIC का बात किया। एल&टी फाइनेंस में मेरा टारगेट 100 का आ गया है। आ गया है, क्लोज कर दे। हाँ, जो बंसल जी बोल रहे हैं, आप क्लोज कर दे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा आप दोनों की राय अलग अलग आएगी। सेम आ गई लग रहा था यहाँ से। और वागले साहब बोलेंगे तेजी के लिए। चलिए, तो वागले साहब भी कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें, टारगेट हासिल हो चुका है। और राकेश जी भी कह रहे हैं, मुझे लगा थोड़ी दोनों की अलग अलग ओपिनियन आएगी तो मजा आएगा। हमें आया नहीं, लेकिन दोनों की राय सेम आ गई तो ठीक है। एल&टी फाइनेंस में यहाँ पर खरीदारी करने का 3 डिजिट के आसपास पहुंच भी चुका है, तो ये है आपके लिए मजबूत स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। जी बिल्कुल सर, तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल जो सुबह हमने देखा था, फर्स्ट 15 मिनट्स का ट्रेड बाजार में आते हुए दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही ट्रेड अब रिपीट हो रहा है आखिरी 15 मिनट्स के लिए। वही वाले स्टॉक्स है। LIC हाउसिंग फाइनेंस सुबह दिख रहा था हमें, एल&टी फाइनेंस दिख रहा था, चोला फाइनेंस की बात करी 13% की तेजी इस समय आपको चोला में दिख रही है। तो वही वाले स्टॉक्स वापस रोटेट करके ऊपर आते हुए दिख रहे हैं सर। और इसमें एक स्टॉक और है जहां पर राय लेना चाहूंगा, इंडसइंड बैंक पर, क्योंकि यहां पर भी जबरदस्त तेजी है। आशु जी, इंडसइंड बैंक पर क्या कहेंगे? जो प्रमोटर्स की तरफ से फंड इन्फ्यूजन होना था वो भी इसी हफ्ते शायद होने वाला है, और उसके एंटिसिपेशन में या फिर जो फाइनेंशियल में तेजी, उस पर इंडसइंड बैंक भी बढ़िया एक्शन में दिख रहा है सर। व्यू है। मैंने अभी प्रोग्राम के शुरुआत में जब RBL डिस्कस हो रहा था तो मैंने कहा 2 बैंक हैं जो अपने राडार पे और दोनों पॉजिटिव होंगे, वो है इंडस बैंक और RBL। और RBL का भी 265-70 का टारगेट है, और इंडसइंड बैंक में भी यहाँ से मुझे लगता है 40 से 50 रुपए की चाल और देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए दीपांशु, लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए। दोनों में पॉजिटिव व्यू है, इंडसइंड RBL। ओके, तो इंडसइंड बैंक और RBL दोनों में लॉन्ग साइड पे बने रहे हैं, पॉजिटिव व्यू है। सेंचुरी मार चुका है निफ्टी, सेंचुरी 1.5 सेंचुरी 150 जी। सेंसेक्स मार चुका है 6 सेंचुरी 600, और बैंक निफ्टी मार चुका है उससे भी डबल 1200। लेकिन इन सबसे साथ साथ जो सबसे बढ़िया सेंचुरी एक और हुई है वो अश्विन की। सुपर्ब सर, रविचंद्रन अश्विन ने भी सेंचुरी मार दी, 103 नॉट आउट। क्या बात है, वो बड़ी कमाल की सेंचुरी है और एकदम टाइमली काम आई है। तो जितनी 1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी की सेंचुरी का मजा है, उतना ही 100 रन की सेंचुरी का अश्विन का भी मजा है। बिल्कुल सर। आखिरी दिन है कल, नहीं आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन, आज आराम से 2 दिन है। क्या हुआ था फिर? तो ठीक है, 450 रन की लीड होगी, आराम से खेलो, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी की तरह। और पिच भी ऐसी है सर कि किसी भी तरफ कुछ पिच तो उन्हीं घर की है, घर की पिच चेन्नई वाली। और अभी तो डरा रही हैं, जब तक वो करने आएंगे बॉलिंग तब तक खड्डे हो जाएंगे उसमें। तो बस चौथी इनिंग खेलना बड़ा मुश्किल होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो फाइनली बराबर तो हो जाएंगे, तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को जो जाना है उसकी उम्मीदें बनी रहेगी। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच वहाँ पर भी चल रहा है और ज़बरदस्त मैच हमारे यहाँ भी चल रहा है। 1250 पॉइंट बैंक निफ्टी, माई गॉड। आज सोचो, बजट के दिन तो समझ में आता है कि हम इतना भागे, आज तो गजब ही हुआ है। ये तो बढ़िया ट्रेड है सर, हल्का मार्केट, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी, क्या कमाल है मतलब। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट बहुत तेजी के मूड में हो, छुट्टी है उसके बाद गजब, बहुत ही बढ़िया जी। तो फिर फाइनल स्ट्रैटेजी? हाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। तो बिगुल बजाते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी का। जैसा आप कह रहे थे सर, ग्लोबल बाजार जितने भी खुले हुए हैं ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स कुछ बदला नहीं है पिछले 1 घंटे में, 150 पॉइंट्स की तेजी है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी कुछ नहीं बदला है सर। और यूरोप के बाजार अच्छी तेजी में है, 1.5% की तेजी आपको यूके में दिख रही है, फ्रांस 1% ऊपर है, जर्मनी में भी पॉजिटिव एक्शन है, कच्चे तेल में भी जबरदस्त तेजी है। तो सर हमारे बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव ही हैं। क्या करें सर? ऐश एंजॉय और क्या करें, बढ़िया। मतलब दीप 1300 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी बात करते करते। 37,450 का हाई है बैंक निफ्टी का, 37,449 का। और क्या चाहिए मतलब,
आप सोचिए 500 पॉइंट के पहले कहीं ठहराव रुकावट कहीं कुछ नहीं, कहीं रुकावट के लिए खेदे वाला मामला ही नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो तेजी की पोजीशन पर बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, निफ्टी बैंक और वैसे भी आज तो ग्लोबल मार्केट्स बंद ही हैं, अमेरिका में छुट्टी है, तो कोई खास बड़ा बदलाव तो होना ही नहीं। जो होगा वो डाउ फ्यूचर्स में होगा, और डाउ फ्यूचर्स के बदलाव से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है इनके, फॉर एग्जांपल, चलो कल कुछ हो गया तो खराब खुल गया, समझो, जहाँ खुले वहीं खरीद लेना है। अंडरस्टूड। ये मोमेंटम है, ये स्ट्रेंथ है बाजार की, इसलिए मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन को बनाकर रखें, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल सर। 15,550 की तरफ हम निफ्टी पे बढ़ रहे हैं, और 38,000 की तरफ बैंक निफ्टी पर। 38,000 बैंक निफ्टी उतना उस तरफ बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, तो ट्रेल करते रहें, बने रहें, बस सिंपल चीज़। सर अब तो सरप्राइज भी नहीं होता जब इतने बड़े लेवल्स निकल कर आते हैं, जब एक एक दिन में आप 1200-1300 पॉइंट्स की रैली दिखा रहे हैं इंडेक्स पर, तो 38,000 भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे अगर आप करंट लेवल से देखें तो 600 पॉइंट्स की ही दूरी है। और फिर भी किसी को डर लगे भाई कि मेरी तेजी की पोजीशन है और मुझे कुछ हेज करना है, तो फिर जो आशु सर बोले वो कर लो। हाँ मंदी करनी है, हेज ही करना है, तो आशु सर, टाटा स्टील बोला था, देख लो स्टार्टिंग में टाटा स्टील कहाँ बोला था, 678 के आसपास, जरा टाटा स्टील लाइए, 671 डे लो पर, मजबूत बाजार। निफ्टी सेंसेक्स एकदम ऊपर है, टाटा स्टील एकदम लो पर। आशु सर कमाल, बहुत ही बढ़िया कॉल, टाटा स्टील डे लो पर, बताएं सर। नहीं अनिल जी, बस वो जैसे मैंने बोला कि अगर इतनी सारी चीजें लॉन्ग हैं तो कहीं वीकनेस तो ढूंढनी पड़ेगी, और कुछ स्टॉक्स हैं जिनको लेना नहीं पड़ेगा या देखना पड़ेगा। तो आई थिंक टाटा स्टील इज ए गुड हेज अनिल जी। मुझे टोटल मेटल्स में ही थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगते हैं ये। बिल्कुल, टाटा स्टील इस बाजार के लिए एक अच्छा हेज है। 37,450 ये है आपके लिए नया हाई। एक एक करके बैंक निफ्टी आपको अहम ऊपरी स्तर तोड़ते हुए दिख रहा है, और अब HDFC बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब बाजार का दिग्गज, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही आपको बढ़िया मूव्स आ रही है। सुमित जी सुबह HDFC लिमिटेड पर बात करी थी, एक जरा HDFC बैंक की चार्ट देखकर भी बताएं, यहाँ पर कोई ट्रेड है? तेजी का ही ट्रेड है दीपांशु। सुबह जब बात किया था तब मैंने कहा था कि दोनों के दोनों साथ में तेजी करने को तैयार है। HDFC बैंक 1620 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 5 दिन पहले के जो हाई है, 5 से 6 दिन पहले के 1630 1631 के हैं, वो लेवल निकलने के बाद 1670 से 1700 रुपए तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन अभी होल्ड करें। बिल्कुल, पोजीशन अभी होल्ड करके चलें। जहां तक HDFC बैंक का भी सवाल है, यहां पर भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो कोई परेशानी नहीं है जहां तक इन सारे स्टॉक्स के का सवाल है। किरण जी, एक थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स पे मूव आया, श्री सीमेंट पर मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले मूव आई थी। अंबुजा सीमेंट भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो एज अ BTST क्या अंबुजा सीमेंट को लेकर जाना चाहिए सर? किरण जी, आपका ऑडियो म्यूट है सर। अंबुजा सीमेंट पे बाय करके ही चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कल का जो शुक्रवार का जो टॉप था वो क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। आपने सही कहा कि श्री सीमेंट में भी एक बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, पर बिल्कुल अंबुजा सीमेंट 279 का आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए 295 2 से 3 दिन का लक्ष्य लेके चलना चाहिए। ओके, तो 295 के टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट को आप खरीद कर जा सकते हैं। बिरला कॉर्प, यहाँ पर भी नजर डालिए। हम सीमेंट स्टॉक्स पर जब नजर डाल रहे थे, बिरला कॉर्प पर एक बड़ा उछाल है। कुणाल जी जरा इसकी चार्ट देखें, 900 के ऊपर बिरला कॉर्प जाते हुए दिख रहा है सर। देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट है दीपांशु। इसमें काफ़ी बड़ा एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने 2 सत्र पहले आते हुए देखा, उसके बाद कुछ कूल ऑफ हुआ, और आज हम इसमें एक रनवे रैली देख रहे हैं। तो जो सीमेंट की बात हम लगातार करते आए हैं कि सीमेंट में एक बहुत बड़ी तेजी है, बिरला कॉर्प में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और ऊपर के लेवल्स आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 1000 रुपए के लेवल्स भी छू सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, बिल्कुल बने रहने की राय। ओके, और इस बीच एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताना चाहते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी फरवरी के महीने में, अभी जो 15 दिन हुए हैं, शुरुआत के 15 दिनों में सिर्फ 2 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है, बाकी सारे दिन मजबूती के साथ क्लोज होने में कामयाब रहा है शुरुआत के 15 दिनों में। पिछली बार 2012 में ऐसा हुआ था, जब पहले 15 दिनों में बैंक निफ्टी 2 बार नेगेटिव क्लोज हुआ, तब 15 दिनों में 10% बढ़ा था बैंक निफ्टी उस समय 2012 और 9 साल बाद अब पहले 15 दिनों में 22% बढ़ा है बैंक निफ्टी। वाओ,
पहले 29,687 कुछ लो बनाया था हमने बजट के आसपास या तो 31 जनवरी को या मतलब बजट के जनवरी को हाँ, तो वो मतलब 28 या 29 जनवरी को 30 और 31 छुट्टी थी 29 जनवरी को, तो 29,687 के आसपास का लो जो बना वहां से 22% बढ़ चुका है पहली फरवरी से अब तक। बैंक निफ्टी 22%, बैंक निफ्टी 22%, इंडेक्स 22% है, सोचो। और उसमें भी अगर आपके पास हमारे सारे एक्सपर्ट्स का और आशीष सर का पसंदीदा SBI हो तो फिर कहने ही क्या। बड़े बड़े टारगेट 200 के टाइम 350 के टाइम 500 के टारगेट, और अब तो सबको लगता है हाँ हो जाएगा 500 हो जाएगा 500, जब 400 के पार निकला तो गजब के लेवल्स आए हैं। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की आती हुई दिख रही है 37,500 के आसपास। तो सालों की परफॉर्मेंस महीने हफ्तों में हाँ, इंडेक्स 25% कहाँ 15 दिन में बढ़ता है। 25% इंडेक्स बढ़ना मजाक नहीं है। बिल्कुल सर, 15 दिनों में बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। आई डोंट थिंक जब वो मार्च लो से रिकवरी हुई थी तब भी ऐसी तेज गति से बढ़ा था इंडेक्स। ये तो वापस से वो बहुत ही एक्चुअली क्या निफ्टी इतना तेजी से नहीं भागा ना, इसलिए लोगों को समझ नहीं आया, बैंक निफ्टी ने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल सर। तो ये है आपके लिए। और कुणाल जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैं वॉल्यूम इसका ओपन इंटरेस्ट देख रहा था बैंक निफ्टी का। अनिल जी मुझे ये नजर आया कि बहुत ही असाधारण ओपन इंटरेस्ट का जंप आज के ट्रेड में देखने को मिला है। तो अनिल जी पहले आधे घंटे में हमने बहुत ही मैसिव ओपन इंटरेस्ट बनते हुए देखा है, जो कि मुझे बहुत अनयूजुअल लग रहा है अनिल जी। तो या तो देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है अनिल जी जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं उनको अनिल जी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और ऊपर के लेवल्स बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे अनिल जी। बिल्कुल, तो और ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। यही नहीं है, यहाँ से और बड़ी मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है। चलिए क्लोजिंग की तरफ फिर चलते हैं, देख लेते हैं कि आज इस रिकॉर्ड तेजी में कहाँ से आपको पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है। नॉट अ सरप्राइज, बैंक्स सबसे आगे थे। टॉप 10 में से 7 स्टॉक्स आपके बैंकिंग या फाइनेंशियल स्पेस से हैं। एक्सिस, ICICI, SBI टॉप 3 गेनर्स 6%, 4% और 3.5%। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, यहां से भी आपको दिखा है पार्टिसिपेशन। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व अच्छी खरीदारी कर पार बैंक फ्यूचर्स में क्लोजिंग फ्यूचर्स में प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ी थी आखिरी मिनटों में। 1380 पॉइंट फ्यूचर्स में ऊपर है और यहाँ 1280 यानी 100 पॉइंट की प्रीमियम हो गई। तो बैंक निफ्टी में बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आई है, जबकि कल प्रीमियम मुश्किल से 25 पॉइंट की थी, आज 25 पॉइंट की प्रीमियम 100 पॉइंट की हो चुकी है। तो फ्यूचर्स में 37,500 के भी पार निकल गए हैं। 37,525 इस वक्त फ्यूचर्स बैंक निफ्टी का दिखा रहा है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की गजब तेजी होती दिख रही है, कमाल का एक्शन होता दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल 13%, चोला फाइनेंस 13%, LIC हाउसिंग 8%, मदरसन सुमी 7%, पीरामल 7%। गजब का एक्शन तभी स्टॉक्स में होता हुआ दिखा। फाइनली घंटे की मधुर आवाज़ आपकी कानों में गूंजती हुई आज तो मधुर ही लग रही है, बहुत ही मधुर, मतलब क्या बताएं आपको। चलिए, तो फाइनल क्लोजिंग आए और प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग में कोई खास फर्क होगा नहीं। डे हाई के आसपास बंद हुए हैं बाजार, बहुत ही शानदार तेजी। 1 मिनट में फाइनल क्लोजिंग आ जाएगी, मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि आज शाम का क्या खास आयोजन आपको देखने को मिलेगा। GST को देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाता है। इसमें 17 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस का विलय किया गया है। GST लाने का मकसद था कि टैक्स पर टैक्स का जाल खत्म हो, कंप्लायंस की दिक्कतें घटे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में कुछ हद तक कामयाबी मिली भी है, लेकिन GST लागू होने के बाद कई पेन पॉइंट्स हैं जो अब भी बने हुए हैं और हम इन्हीं मुश्किल मुद्दों को उठाने की कोशिश करें ताकि केंद्र और राज्य सरकार इस दिक्कतों को समझे और GST काउंसिल में इसका रास्ता निकले। हम सोमवार से लेकर यानी आज से लेकर शुक्रवार तक अगले 5 दिनों तक लगातार शाम 5 बजे हम चर्चा करेंगे हमारे GST एक्सपर्ट्स के साथ। जो आज होंगे हमारे साथ अभिषेक रस्तोगी साथ, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से GST को लेकर दिक्कतें इस वक्त होती दिख रही। तो ये शो आज शाम का मिस मत कीजिएगा। GST को लेकर जो छोटे और मझिले कारोबारियों को जो दिक्कतें होती दिख रही है उसके ऊपर आज का ये शो होगा। उसके बाद आपके लिए शो होगा शाम 6 बजे का। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होते हैं।
एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में ही सड़क हादसों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है। इनको रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए, जैसे कि जुर्माने की रकम 10 गुना कर दी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने के साथ और भी बदलाव किए हैं। लेकिन इस बार भी लोगों को जागरूक करने के लिए नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी सड़क हादसों में कमी नहीं आती है? कायदे कानूनों में कमी है, या फिर सड़कें खराब है, या फिर लोगों की ड्राइविंग ही खराब है? कोई भी कारण हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे 3 खास मेहमान। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी डॉक्टर PS पसरीचा साहब होंगे, मैक्स हेल्थ केयर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एडवाइजर मालती जायसवाल। शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा। देखिए हमारी खास पेशकश, सड़क दुर्घटना, जागरूकता से बचेगी जान। और रात को 8:30 बजे का शो मनी गुरु में अब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरकार के डिजी लॉकर में रख सकते हैं। डिजी लॉकर, ये डिजिटल लॉकर है जी हाँ। और इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इसके संबंध में बीमा कंपनियों को आदेश दे दिए हैं। डिजी लॉकर में इंश्योरेंस पॉलिसी रखने से आपको फ़ायदा क्या है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की सेफ्टी कैसे बढ़ेगी, इससे क्या आपके लिए क्लेम लेना आसान है, और कैसे आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को डिजी लॉकर में रख सकेंगे। ये समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, काम की चीज़ है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा डिजी लॉकर क्या होता है, आपको मालूम भी नहीं होगा कि इसमें आप इंश्योरेंस पॉलिसी, और आपको ये भी नहीं पता होता कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कोई रिस्क है क्या। जी हाँ है, होती है। देखेंगे समझेंगे तो पता चलेगा। तो रात 8:26 पर देखना ना भूले डिजी लॉकर में इंश्योरेंस। बंसल जी, आपको आइडिया है डिजी लॉकर के बारे में, सुना आपने पहले कभी? नहीं अनिल जी, सुना है बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है अनिल जी। सुपरफिशियल नॉलेज है कि अपने आप डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर डिजी लॉकर में रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, क्या बेनिफिट्स अनिल जी, इन सब पे मेरे को बिल्कुल नहीं पता। सुपरफिशियल नॉलेज है। तो शाम को 6 बजे फिर इधर उधर मत हो जाना, नहीं सॉरी 8:30 बजे आपके डिनर के साथ साथ ये शो देखते रहिएगा, तो आपके लिए बड़े फायदे का शो होगा और बाकी सब लोगों के लिए भी। इस बीच फाइनली आज की क्लोजिंग आ चुकी है आपके सामने। 15,314 पर बंद हुआ है निफ्टी, 1% की मजबूती के साथ 151 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 1197 अंक ऊपर 37,306 पर, एडजस्ट होकर थोड़ा सा नीचे आया। सेंसेक्स 609 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 52,154। ये सारे लेवल्स जो दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर आपकी स्क्रीन पर हैं। ये एक इतिहास है जिसे आज आपने बनते हुए देखा है। अब तक के हाईएस्ट लेवल जहां पर बाजार हुए हैं बंद। चलिए, तो ये है आज की फाइनल क्लोजिंग।